हैदराबाद और बैंगलोर हो, कलकत्ता हो, जितने भी आईआईएम के 20 आईआईएम के जो प्रोफेसर्स हैं, उनको एक नौकरी नहीं लगेगी। मतलब ज्यादातर बोल रहा हूँ, 100% नहीं, 100 में से 90 या उससे ज्यादा लोगों को दूसरे जगह पे नौकरी नहीं लगेगी। इस लाइफ के प्रोफेसर से, वो सारे प्रोफेसर वो लोग हैं जो आज से 20-30 साल पहले, 40 साल पहले जब भी आए, शुरू में आए में घुस गए और वहीं पे अटक गए। तो वैसे प्रोफेसर्स की बहुत संख्या है। लास्ट कुछ साल में चेंज आया, लास्ट 5-10 साल में जब से कंपटीशन आया, जैसे कि इंडिया में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस आया, तो आईआईएम्स की थोड़ी सी नींद खुली। फिर आईएसबी का 1 साल के प्रोग्राम के बाद और भी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बहुत सारे आ गए, तो थोड़ा बहुत चेंज आना स्टार्ट हुआ है। बट ओवरऑल जो ज्यादातर जो बिजनेस स्कूल्स है इंडिया का है, यही हाल है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है, एमिटी यूनिवर्सिटी, गलगोटिया और बहुत सारी यूनिवर्सिटी हर गांव में खुल गया आजकल। तो ओवरऑल हमारा यूनिवर्सिटीज का हाल ये है कि उनमें जो पढ़ाई है होती है और पढ़ाने वाले हैं, पढ़ाने वाले जो लोग हैं, वो लोग बैकअप प्लान के रूप में, और कोई ऑप्शन नहीं है तो चलो प्रोफेसर बन जाते हैं, पीएचडी कर लिए प्रोफेसर बन गए। बहुत सारे लोग बिना पीएचडी के प्रोफेसर हैं। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि मैं यहाँ पे और 18 साल से यूएस में हूँ। मुझे ही पढ़ाना अच्छा लगता है, बट मुझे पढ़ाना है, अगर मैं गेस्ट फैकल्टी के रूप में कहीं पढ़ाया भी हूँ, लेकिन मैं अगर पढ़ाना चाहता हूँ स्टैनफोर्ड में या किसी भी यहाँ के टॉप यूनिवर्सिटी में, तो मुझे उतना ही टफ फाइट करना पड़ेगा जितना कि मुझे आईआईएम क्लियर करने के, उससे भी ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे मैं कम्पीट कर रहा हूँ वर्ल्ड के टॉप लोगों से, जो पीएचडी किए हुए हैं। कोई हार्वर्ड से किया है, कोई स्टैनफोर्ड से किया है, कोई बर्कली से किया, या कोई आईआईटी का उस मामले में थोड़ा सा बेटर ट्रैक रिकॉर्ड है, क्योंकि उनका थोड़ा सा प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकल से ज्यादा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है। बहुत सारे आईआईटियंस ने वहां से आके फिर एमएस किया, या वहीं पे भी कुछ लोगों ने स्टार्टअप किया, तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उनका है। लोगों ने जॉब क्रिएट किया, कंपनी स्टार्ट किया है। तो आज वैसे ही लोगों की जरूरत है जो अपना कुछ कर सके। ये थ्योरेटिकल जो किताबी ज्ञान है, वो किताबी ज्ञान तो हर आदमी को आज के जमाने में इंटरनेट पे मिल जाता है, सारी दुनिया की बुक्स अवेलेबल है ऑनलाइन, फ्री में सब कुछ अवेलेबल है। बट इसलिए किताबी ज्ञान का कोई ज्यादा उतना वैल्यू नहीं रहा। मेन है कि आप प्रैक्टिकल, व्हाट यू कैन डू, व्हाट कैन यू मेक, एज इन कैन आप इंजीनियर के रूप में कुछ बना सकते हो, एयरक्राफ्ट बना सकते हो, कार बना सकते हो, फोन बना सकते हो, ऐप बना सकते हो, वेबसाइट बना सकते हो। कुछ कर सकते हो तो डिमांड है मार्केट में, नहीं कर सकते हो तो आप किसी लायक नहीं हो, आप जाकर कहीं जाके आप टीचर बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ। तो ये एक प्रैक्टिकल चैलेंजेस है, एंड आई थिंक हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत तेजी से रिफॉर्म की जरूरत है। काफी सारी कोशिशें चल भी रही हैं, हम जानते हैं कुछ लोगों को जो कर रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज में भी काफी प्रैक्टिकल चल रहा है चेंज, लेकिन ओवरऑल एट हाई लेवल इंडिया के 90% कॉलेजेस अनएम्प्लॉयबल स्टूडेंट्स क्रिएट कर रहे हैं। Yes, Abhishek, Janta, are you listening? Aman, Abhishek, yeah. Okay. Yeah. So, what's your experience? What do you want to say? नहीं, जैसे मेरे कॉलेज में भी एक्सपीरियंस थी, प्रोफेसर का जो क्वालिटी होता है वो अच्छा नहीं होता है। जैसे हम अभी लेटेस्ट एग्जांपल दे रहे हैं कि मेरे को फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में मेंटर दिया गया है जो मेरे एक कॉलेज के एक प्रोफेसर है, ठीक है, रेंडमली दे दिया गया है। हम लोग एक डिवाइस बना रहे हैं लोग, एक्सीडेंट डिटेक्टर। अब हम अपने प्रोफेसर से पूछ रहे हैं कि इसमें क्या करना है, क्या कोडिंग लगेगा, क्या नहीं। बोल रहे हैं कि उनको कुछ पता नहीं है कि तुम लोग यूट्यूब से देख लो या गूगल से खोज लो। भाई जब हम यूट्यूब से ही देखते हैं, गूगल से ही खोजते तो फिर आप मेंटर किस बात के हैं, ठीक है। तो और वो लोग का सैलरी भी होता है 18,000, 20,000, 25,000 रुपया। तो आजकल लोग मतलब वो 25,000 में 25,000 लाएंगे तो वो काम करेगा, तो वो क्वालिटी अच्छा नहीं है। हम तो फील किए हैं कि मतलब एक कॉलेज में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो अच्छा नहीं है। जिस तरह हम लोगों को क्लास 11-12 तक सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है, उसी तरह सेम चीज कॉलेज में भी हो रहा है, सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है।
आप कितना काम किए, कितना लैब में जाकर काम किए, कोई मतलब नहीं है। बस सिलेबस कंप्लीट तो हाँ हो गया, उसी में से थोड़ा बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आता है। बड़ा भी खुश कि मेरा 9 CGP आ गया, 8 CGP आ गया, भले ही बाद में जाकर वो रेपिडो चलाएगा, लेकिन उस समय वो खुश हो जाता है। तो ये एक चीज निकल आ रहा है। अमन, you want to say और something? इसमें हम एक बात और जोड़ना चाहेंगे कि मतलब कोई भी ये भी कॉलेज अभी तक हमको ये समझ में नहीं आया कि लोग मतलब जॉब की तरफ ही क्यों फोकस करते हैं। यहाँ तक कि यार कॉलेज वाला क्या बोलता है, जॉब लग गया नो, यहाँ कॉल सेंटर में भी लग गया तो वो जॉब लग गया नो। तुम 1 लाख सेमेस्टर फी देते हो 18,000 का जॉब करने के लिए, तो कॉलेज को एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर भी मतलब वो फोकस करना चाहिए। उसके लिए एक सेपरेट कोर्स रखे या अपना इस सिलेबस में रखे। उसका 2% स्टूडेंट, 1% स्टूडेंट भी एंटरप्रेन्योरशिप में जाता है, तो जो भी वो जॉब क्रिएट करेगा उससे वो ज्यादा नाम करेगा। बिल्कुल। अमन, you want to say something? Hello. Yes, Aman. Yeah. So one of the major reasons why students are not opting for say any of the entrepreneurship and they want to do a job is, so first point is the capital, because they don't know how to utilize their capitals. Instead, they find a job more easier to do as compared to a startup, because job requires comparatively less skills and it doesn't has much responsibility as an entrepreneur does have. So he thinks that it is comparatively easy and you can enjoy your life more as compared to an entrepreneur does. Second thing, the gap between corporate requirement and a graduating student is the curriculum that we have currently in our colleges is not up to the mark. And as someone has rightly said that teachers are only focusing on the completion of syllabus. We don't even know the basics. For instance, if you will ask a BCom graduate whether he knows how to operate, how to handle the MS Excel or say any of the MS Office softwares, most of them even don't know. Even when I inquire few of my batchmates about that if they remember the subject name even, so they most of them don't even remember the subject's name. So this is the kind of education that we are getting. So when people don't even remember the name of the subjects, how we can expect that they can get into the industries? Okay, sure. So this one, where is the problem really starting? Is it starting at the school level? Is it starting at the college level? Is it starting at the preschool level? Is it starting right from the zero age almost, 1 year, जब होश संभालना almost, तो समझ में आने लगा सब कुछ. इस पे नीरज, are you here? Maybe you want to comment or? यस, ये हम अमन पे बोलना चाहते हैं. हाँ, इसके बाद नीरज बोल सकते हैं. ओके. हम ये बोलना चाह रहे हैं कि वो जैसे बोल रहे थे कि मतलब जॉब जो भी होता है इजीली होता है, वो स्टूडेंट को इसलिए इजीली होता है क्योंकि वो टीसीएस, विप्रो, कॉग्निजेंट जो भी हुआ उस मेंटालिटी के साथ वो प्रिपेयर करते हैं. जितना समय वो अपना टीसीएस को के लिए देते हैं कि हमको वो टीसीएस में ज्वाइन करने के लिए कोडिंग सीखना, ये करना, वो करना, उतना उसका उतना भी नहीं बढ़े. उसका 70% भी आप खुद के लिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए देंगे तो आप उससे ज्यादा सक्सेस होगा. लेकिन क्या है कि मतलब कोई करना नहीं चाहता है. हर किसी को वो क्या चाहिए, आराम का 10 से 4 मिल जाए, एकदम खुश, हम खुश, घर वाला खुश, बस और कुछ नहीं चाहिए. ट्रेंड बन गया एक्चुअली. ट्रेंड ब्रेक होगा धीरे-धीरे. बट एनीवे आई थिंक यस. और वो बात अलग है कि 2 महीना बाद कंपनी वाला वो भगा देगा तो वो सारा ट्रेंड खत्म. तो वही आई थिंक 2 महीना बाद या 2 साल बाद या 10 साल बाद वो समझ में आ जाता है लोगों को. बट ट्रेंड स्टिल डजंट से दैट अभी तक. वो बोलेगा आगे. यस मिस्टर नीरज, आप बताइए व्हाट डू यू थिंक, ये मतलब
प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रही है, स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, प्री स्कूल, जीरो एज, व्हाट डू यू थिंक? देखिए विशाल जी, मेरा जो मानना है ना, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं मेंटलिटी जो अभी हमारा सोसाइटी का हो गया है ना टीचिंग को लेके, उसमें है। इंडिया यूज टू अ कंट्री जहाँ पे गुरु मतलब जो प्रोफेशन ऑफ टीचिंग है उसकी बहुत आदर सत्कार रहा है हमारी हिस्टोरिकली, अगर हमारी संस्कृति की बात करें। लेकिन पिछले कुछ समय से है ना, टीचर एज अ प्रोफेशन को सबसे नीची नजर से देखा जाता है। मेरी फैमिली में बहुत से टीचर हैं, मेरी मदर खुद एक टीचर थी, मेरी वाइफ टीचर है, मेरी सिस्टर टीचर है। लेकिन कोई भी जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होता है घर में, और जो मतलब पढ़ाई में काफी शुरू से अच्छा होता है, कोई नहीं चाहता कि वो टीचर बने। वो खुद तो चाहता ही नहीं है, उसके आसपास वाले लोग भी नहीं चाहते वो टीचर बने। और फिर वो होते होते ऐसा होता है कि अगर कुछ और नहीं मिल रहा है ना करने के लिए, अच्छा नौकरी नहीं लगी इंजीनियरिंग के बाद, चलो कहीं बात कर लेते हैं आसपास के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहाँ वो कम से कम टीचिंग में तो लग ही जाओगे। तो इस तरह के तरीके से लोग टीचिंग में आ रहे हैं आज के टाइम पे। और जो भी अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत कम आपको मिलेंगे टीचिंग में जाते हुए दिखेंगे। दूसरा बात हो रही है कि रिसर्च वाले जो होते हैं वो सब पीएचडी वगैरह वाले, पहली चीज तो जो मैंने जो देखा है, मेरा काफी एक्सपीरियंस है, काफी जानने वाले लोग हैं जो पीएचडी या तो परस्यू कर रहे हैं अभी या कर चुके हैं। पीएचडी भी कोई वो बड़ी चीज नहीं रही है अभी। पीएचडी भी एक तरह से बिकने लगी है, और बहुत बुरे तरीके से पीएचडी होती है। कुछ कोई रिसर्च का काम नहीं, कुछ नहीं, बस धक्के मार के। मैंने यहाँ तक देखा है कि माँ बाप प्रोफेसर्स के घरों में विजिट करते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, यहाँ तक कि पैसे का लेन देन होता है, और जाके फिर प्रोफेसर फाइनली बोल देता है 4-5 साल भी चलो ठीक है, बहुत हो गया, ठीक है तुम्हें अब किसी तरह धक्का मार के निकाल ही देते हैं। इस तरह से पीएचडी हो रही है इंडिया में, और ये मेरे खुद के कुछ जानने वाले लोगों में है। तीसरी बात, हेलो। हाँ जी, Yes, let Neeraj finish, then Amal can speak. Oh, Yes, sure, Neeraj. sure, sure. Yes, Neeraj, please continue. हाँ। तो एक तो गुरु की इज्जत नहीं रही है, दूसरा एजुकेशन एज अ बिजनेस हो गया है, डिग्री की वैल्यू ज्यादा है। आप भले ही उसके लायक हैं या नहीं है, बस आखिरी में किसी तरह वो कागज मिलने के लिए बहुत मतलब लोग मेहनत कर रहे हैं। भले ही वो पीएचडी तक में अब वो चीज पहुंच गई है, पहले ग्रेजुएशन लेवल तक थी, अब लोग पीएचडी तक में वो सब करने लगे हैं। तो ये 2-3 चीजें उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा डाउनफॉल हुआ है हमारे यहाँ पे पूरा एजुकेशन सिस्टम में। कुछ नए प्लेयर्स आ रहे हैं इंडस्ट्री की डिमांड पे, जो कि बहुत अच्छे तरीके से रिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं चीजों के। जैसे एक अशोका यूनिवर्सिटी, अगर आप लोगों ने सुना हो, मेरे ही होम टाउन सोनीपत में खुली है। बहुत अच्छा वहाँ का सेटअप है, मैं गया हूँ, और मैं ऐसे स्टूडेंट से मिला हूँ वहाँ पे जो दिल्ली में जिनका स्टीफेंस कॉलेज में हो गया था, सेंट स्टीफेंस में हो गया था, उसको छोड़ के उन्होंने अशोका यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया है। अशोका यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा बोलना चाहूंगा। हाँ जी, बोलिए अतुल जी। तो अशोका यूनिवर्सिटी जिन्होंने स्टार्ट किया है, अच्छे से मैं उनको जानता हूँ, फेसबुक पे भी देख सकते हैं, प्रमथ सिन्हा नाम है। प्रमथ सिन्हा वही पटना से हैं, जहाँ से मैं हूँ। तो प्रमथ सिन्हा भारत के एजुकेशन सिस्टम के एक तरह से आजकल क्या बोलते हैं, डॉन है या सबसे बड़े ये है। तो प्रमथ सिन्हा का बैकग्राउंड ये है कि उन्होंने वॉटन से पीएचडी किया, और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस जब इंडिया में सेटअप हो रहा था तो उसको सेटअप किया था मैकिंजी के जो पुराने सीईओ जो बाद में फंस गए, रजत गुप्ता उसको सेटअप कर रहे थे इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद। मैं उसके उस समय शुरू से इन्वॉल्व था, मैं उस समय जी में हैदराबाद में था। तो 2002 में शायद 2002 में जब आईएसबी खुल रहा था, तो सुमंत्रा घोषाल, वो भी बहुत बड़े वर्ल्ड के टॉप मोस्ट प्रोफेसर हैं, वो उसके डीन बने थे। लेकिन सुमंत्रा घोषाल का अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गया, तो प्रोफेसर इनको चांस मिला, चूंकि रजत गुप्ता मैकिंजी का सपोर्ट था, मैकिंजी के सीईओ कुछ कर रहा है, मतलब कि जो फर्स्ट इंडियन सीईओ थे रजत गुप्ता। तो टॉप जो इंडिया के बड़े बड़े मल्टी कंपनीज हो, रिलायंस हो, टाटा हो, सारे लोगों से एक तरह से स्पॉन्सरशिप भी मिला। और दूसरा एक और अच्छा काम किया उन्होंने, स्टार्टिंग में ही पार्टनरशिप भी मॉडल स्टार्ट किया कि आईएसबी
के साथ में उन्होंने यूएस की कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज वॉटन और केलॉग के साथ जॉइंट डिग्री टाइप का भी प्रोग्राम स्टार्ट किया। कुछ प्रोफेसर जो है वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटीज के, वो उनको भी उन्होंने रोक किया कि कुछ महीने वो लोग इंडिया में पढ़ाएंगे, आईएसपी में पढ़ाएंगे। तो एक बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल है। और ये जो है इन्होंने आपने जो बात की इनकी कि पहले उन्होंने आईएसपी के डीन बन गए सुवर्ण, उसके बाद फिर आईएसपी के बाद उनको लगा कुछ अपना खोलना चाहिए, तो अभी अशोका है, अभी अशोका के बाद फिर उन्होंने कुछ एक नया खोला है। तो वो एजुकेशन, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के सबसे बड़े डॉन है, सबसे बड़े इम्पोर्टेंट पर्सन है। लेकिन वो जो मॉडल उन्होंने जो यूज किया वो बहुत अच्छा मॉडल था कि इंडस्ट्री, जो हम लोग टॉपिक की बात करें कि इंडस्ट्री और एकेडमिक दोनों वर्ल्ड को उन्होंने साथ में लेवरेज किया। उधर से वॉटन और बड़े बड़े टॉप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज को भी उन्होंने, वॉटन और केलॉग को भी साथ में जोड़ा, और साथ में इंडिया के भी जो टॉप यूनिवर्सिटी से जो भी बेस्ट है। तो आज मैं देखता हूँ मेरा क्लासमेट, एक नहीं अनेक क्लासमेट भी प्रोफेसर है। सारंग देव एक मेरा क्लासमेट है जो आईएसबी प्रोफेसर है, बेस्ट फैकल्टी का अवार्ड 3-4 साल से उसको मिल रहा है। और उसके जो टॉप बहुत सारे जो प्रोफेसर है आज में, वो सारे हैं आईएम अहमदाबाद के या बाकी आईएम्स के जो अच्छे प्रोफेसर थे, वो सारे आईएसबी प्रोफेसर चले गए। क्यों? क्योंकि आईएसबी में आपको गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं था, आईएसबी प्राइवेट था। जबकि आईआईएम्स में क्या एक शॉर्टकमिंग था कि एचआरडी मिनिस्ट्री फिर भी उसको गवर्न करता है, और सैलरी भी हो या कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स प्रोफेसर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट्स हाउ दे मेक द मनी। सैलरी से ज्यादा उनको मिलता है कि किसी इंडस्ट्री में उनको प्रोजेक्ट मिल गया तो आप एडवाइजर बन गए। एक और हमारे प्रोफेसर थे रघुराम, नाम बोल रहा हूँ, जो कि यह किसी एक बहुत बड़े इंडिया के टॉप बैंक के चेयरमैन बन गए। जस्ट वो प्रोफेसर थे हमारे वैद्यनाथन, मैं नाम बोल रहा, सॉरी, बट वो प्रोफेसर थे, वो एक बैंक के चेयरमैन बन गए। तो इंडस्ट्री और एकेडमिक्स का जो जॉइंट पार्टनरशिप, तीन वर्ड एक्चुअली, इंडस्ट्री है, एकेडमिक्स है, एंड थर्ड थिंग इज ग्लोबल, कि आप इंटरनेशनल अगर अलायंसेस पार्टनरशिप भी करते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा है। तो ये तीनों कड़ी जहाँ पे मिल गई तो वो यूनिवर्सिटी अच्छा करती है, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस। Yes, Amal, you have a comment. Yeah, Please. Vishal, I have a few more points to add. तो जैसे अशोका यूनिवर्सिटी के बारे में बात हुई, उधर सोनीपत में एक और यूनिवर्सिटी है जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के नाम से है, उससे बाद में आऊंगा। उससे पहले मेरे को एक चीज और याद आ रही है। अभी गुड़गांव में रिसेंटली अभी 2020 में ही एक नया इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ है, अगर लोगों ने सुना हो, मास्टर्स यूनियन स्कूल ऑफ बिजनेस के नाम से। उसमें भी सेम यही कॉन्सेप्ट है। उसमें इंडस्ट्री के कुछ बड़े बड़े नाम लाइक अरुण मायरा जो कि बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के फॉर्मर चेयरमैन थे, मुकुंद राजन जो कि टाटा टेली सर्विसेज के एमडी थे, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के भी डायरेक्टर रहे हैं कार्तिक रमन्ना। ये सब लोग मिलके आए हैं उसके लिए, जो गुड़गांव में नया इंस्टीट्यूट स्टार्ट हो रहा है। 300 करोड़ की फंडिंग हुई है इंडस्ट्री से, और यहाँ पे वो अब मैनेजमेंट प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त 2020 ओनली। तो इस सब तरह के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं अभी। और अगर मैं जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी की बात करूं जो कि सोनीपत में है, वो पिछले कुछ साल से चल रहा है, काफी टाइम से चल रहा है, वो नया नहीं है, 10 साल से ऊपर हो गया होगा मेरे को लग रहा है उसको। लेकिन वहाँ पे बहुत अलग तरह के प्रोग्राम्स उन्होंने लॉन्च किए हैं रिसेंटली। इंडिया में जो पॉलिटिकल लीडरशिप और ये सब जो है, इनकी एक प्रॉपर स्टार्टिंग से लाइन ली जाए, स्टार्टिंग से उसी एरिया में पढ़ाई की जाए, ऐसा अभी तक कोई करिकुलम नहीं था। लेकिन रिसेंटली उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जो कि यूएस के आई थिंक कैनेडी स्कूल ऑफ लीडरशिप है, कुछ ऐसा यूएस में भी उसी की तर्ज पे उसमें लीडरशिप और सोशल अपलिफ्टमेंट के अकॉर्डिंग लीडर्स को कैसे डेवलप किया जाए उसके लिए पढ़ाई होगी। और बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के बच्चों ने वहाँ पे एडमिशन लिया है उसमें। मैं तो कुछ लोगों को जानता हूँ। इसी पे नीरज बोलना चाहूंगा, मेरे एक फ्रेंड ने जिसकी कंपनी में स्टार्टअप में सबसे पहले मैं इन्वेस्टमेंट रेज किया था, एजुकेशन स्टार्टअप था उसका, गुड एजुकेटर। तो उसने लास्ट 1-2 वीक पहले हमारी बातचीत चल रही थी, तो उसने मुझे एडवाइस किया, और मैं उसने हार्वर्ड कैनेडी स्कूल से मास्टर वो जो कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नेंस से उसने पढ़ाई की है। और उसका फायदा क्या है कि कैनेडी स्कूल में सारे जो आपने बोला
कि सारे नेता लोग हों चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, और केवल इंडिया के नहीं पूरे वर्ल्ड के कीनिया का प्राइम प्रेसिडेंट है, जापान का कोई प्रेसिडेंट है, कोरिया का प्रेसिडेंट है, वो सारे अपने बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार करना चाहते हैं कि हमारा बेटा बेटी फिर से हमारी पोजीशन को वापस ले। तो आजकल लोग भी डिमांडिंग हो गए, लोग चाहते हैं कि भैया आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आप अपने नेताजी अपने बेटा को या बेटी को बनाना तो चाह रहे हैं मुख्यमंत्री या MP या जो भी प्रधानमंत्री, लेकिन बैकग्राउंड क्या है, तो एजुकेशन बैकग्राउंड। तो उसके लिए वर्ल्ड में अभी मेरे ख्याल से वन ऑफ द टॉप मोस्ट है, एक है कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट जो हार्वर्ड में, दूसरा है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी भी काफी अच्छा है। सारे ब्यूरोक्रेट्स वहां से भी करते हैं, वहां भी एक अच्छा कैनेडी स्कूल की कैटेगरी नाम बोल रहा हूँ, काफी अच्छा है। तो कुछ बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है। दूसरा सिंगापुर का जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है, काफी अच्छा है। फ्रांस में जो INSEAD है, तो या ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, तो ये जो इंटरनेशनल जो टॉप की यूनिवर्सिटी जो पुरानी है, ये लोग आज के जमाने में ये सबसे पुरानी है, 1.5-2 साल पुरानी है, तो उनका जो ज्यादा जो रिसर्च बेस्ड और इंडस्ट्री और एकेडमिक दोनों को मिलाकर वो लोग गवर्नेंस पर भी काफी सारे कोर्सेज कराते हैं ताकि नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लीडरशिप को तैयार किया जाए। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है, आपको डायरेक्टली CEO बनना है करिकुलम में, तो आप जाकर हार्वर्ड से आप MBA करो, आपका ज्यादा चांसेस है CEO बनने का कंपेयर टू आप किसी भी Tier 2 Tier 3 कॉलेज में US से या इंडिया से कहीं से करते हो। तो वो एलुमनाई नेटवर्क भी बहुत काम करता है कि ज्यादातर CEOs आज भी फॉर्च्यून 500 के ज्यादातर सबसे ज्यादा CEOs कहाँ से, तो हार्वर्ड से है। उसके बाद हो सकते हैं मे बी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन MIT से या स्टैनफोर्ड से कहीं से होंगे। तो वो बहुत मैटर करता है, एलुमनाई नेटवर्क भी बहुत मैटर करता है, और टॉप यूनिवर्सिटीज का वो सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट होता है कि उनका एलुमनाई नेटवर्क काफी स्ट्रांग होता है। इस पे एक चीज बोलना चाहूंगा मैं, एलुमनाई नेटवर्क और ये सब जो है, जो भी बड़े इंस्टीट्यूट्स है ना, वो आपको एजुकेशन के साथ साथ एक चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब थ्रू आउट द लाइफ जो आपको मिलती है, वो एक गेटेड कम्युनिटी मिलती है। कि लाइक अतुल सर का एक कम्युनिटी है कि IIM एलुमनाई का कुछ IIM सोसाइटी, ठीक है, वो एक गेटेड कम्युनिटी है। ऐसे ही मतलब आप एक हार्वर्ड में जाते हैं तो एक गेटेड कम्युनिटी का आप हिस्सा हो जाते हैं। उसमें ऐसा कोई नहीं है कि कोई भी चल के आएगा घुस जाएगा। उसमें वही लोग होंगे जो छांट के हार्वर्ड में जो घुसे थे और उन्होंने फिर आगे कुछ किया, और वो जो आपको लाइफ टाइम के लिए जो सपोर्ट मिलता है ना, वो अल्टीमेट चीज है। तो मैं अपना जो भी मुझसे कोई सलाह लेता है, मेरा एक भांजा है थोड़ा दूर का, उसने मुझसे स्टार्टिंग से बात करनी शुरू की। मैंने उसको बोला कि बेटा ऐसा करो कि आप किसी अच्छी गेटेड कम्युनिटी में घुस सको, एंड दैट बॉय डिड रियली वेल। उसने स्टीफन से दिल्ली से ग्रेजुएशन किया। he was super brilliant in academics, बहुत अच्छे मतलब 10-12 सब मार्क्स वगैरह। और उसने वो जो चल रहा है ना कि इंजीनियरिंग कर लो नौकरी मिल जाएगी, MBA कर लो अच्छा पैकेज लग जाएगा, वो सब नहीं किया। स्टीफन से ग्रेजुएशन के बाद फिर हमारा ऐसे डिस्कशन होता था, तो मैंने उससे पूछा क्या करना चाहते हैं। लेकिन अब मैं उस पोजीशन में नहीं रहा था कि मैं उसको ज्यादा सलाह दे सकूं, लेकिन एक अच्छे डिस्कशन हम जरूर कर सकते थे जिसमें कहीं ना कहीं मैं एक आध पॉइंट गाइडलाइन के लिए बोल सकता हूँ। उसने कहा कि आई वांट टू गो फॉर फॉरेन पॉलिसी रिसर्च, और अब वो JNU से फॉरेन पॉलिसी में मास्टर्स कर रहा है, विच इज मतलब मेरे को नहीं लगता नॉर्मल लोग इतना सब सोचते हैं कि मेरे को कुछ ऐसी लाइन पकड़नी है, बट ये सब चीजें हैं जो कि आपको लाइफ में काफी सक्सेसफुल भी बना सकती हैं, अच्छा पैसा भी दे सकती हैं, अच्छी इज्जत भी दे सकती हैं। तो एक इंजीनियरिंग करना कोडिंग करके और ये कुछ जो होते हैं TCS टाइप नौकरी करनी है, वो जो सपने सब मिडिल क्लास के होते हैं, उनसे हटके बहुत सारी चीजें हैं जिन पे काम किया जा सकता है। दैट्स वन थिंग। हेलो, एक और चीज जस्ट ऐड करना चाहते थे, जैसे आपने JNU का नाम लिया, तो JNU ज्यादातर लोग जानते हैं कि JNU में बदनाम हो गया है वो जो कन्हैया कुमार और कुछ ना कुछ जो हंगामा चलता है, बट JNU में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं। वहाँ का जो कंप्यूटर साइंस भी पढ़ाया जाता है, इंटरनेशनल स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से निर्मला सीतारमन जो हमारे कॉमन मिनिस्टर हैं। तो किसी भी बड़े यूनिवर्सिटी में बहुत सारी चीजें होती है। नंबर 1 की बहुत बड़ा कैंपस है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपको साल के 2 साल 5 साल या जितना भी साल आप बिता रहे हो, तो यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट ग्रेट एनवायरनमेंट कि लोग बैठ के साथ में रात भर डिस्कस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो कैंपस का एटमॉस्फेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि आज
टॉप यूनिवर्सिटीज में है। अगर आप चाहे इंडिया में जेएनयू ले लो या इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी काफी अच्छा कैंपस का एनवायरनमेंट है। एफएमएस में आप अगर एमबीए करते हो तो केवल एफएमएस ही नहीं ना, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट है, तो आप नॉर्थ दिल्ली का जो कैंपस है काफी अच्छा इलाका है। या अगर आप साउथ दिल्ली में जाओगे जहाँ की मैं ज्यादा रहा हूँ, तो मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड में भी गया था, बट IIM अहमदाबाद से मेरा आया तो मैं छोड़ दिया। तो उस वो पूरे इंस्टीट्यूट, गली का नाम ही है इंस्टीट्यूशनल एरिया। तो बगल में ही IIT दिल्ली पास में है, IFT है, उसके अलावा IMI है, फोर्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट। तो एक एकेडमिक एक इकोसिस्टम बन गया है, जस्ट एकदम विदिन 2-4 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में सारा कुछ है। और जिस स्टार्टअप की मैं बात कर रहा हूँ, एजुकेशन स्टार्टअप को मैंने जो फंडिंग दिलाया था घनश्याम तिवारी वाले गुड एजुकेटर के, तो वहाँ उनका भी वो स्टार्टअप भी उन्होंने पहले वहीं से स्टार्ट किया, उसी इंस्टीट्यूशन एरिया में, उसी में किसी जान पे उनके एक रिश्तेदार में उनको एक कोई तो डांस एकेडमी था, उसमें उनको एक कैंपस मिल गया। बाद में उनके पास ज्यादा खूब पैसा होगा तो उन्होंने बड़ा एक ऑफिस साउथ एक्सटेंशन या और कहीं के लिया। तो इकोसिस्टम इम्पोर्टेंट है, और विद इन दैट इकोसिस्टम होता है कि आपका लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे आप हो, किस गली में हो वो भी मैटर करता है। किस शहर में तो होता है, बट गली भी मैटर करता है कि किस गली में हो। यस अमन। या हेलो। या हाँ, एक्चुअली बहुत सारी बातें हो गई और मेरे बहुत सारे पॉइंट्स भी थे। मुझे लगता है कि हमारा जो पहला पॉइंट था कि वो जो गैप है इंडस्ट्री और कॉलेजेस के बीच का, तो उस गैप को कैसे फिल किया जाए। तो यहाँ पर काफी सारे लोगों ने अशोका यूनिवर्सिटी और बहुत सारे कॉलेजेस के नाम लिए, बट अगेन हम लोग को ये चीज ध्यान देना चाहिए कि ये जो कॉलेजेस हैं वो अल्टीमेटली कितने % लोगों के पहुंच में है या कितने लोग वहां तक पहुंच पाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो नंबर है कैनेडी स्कूल या हार्वर्ड है या जो इवन IIMs भी है, वो कितने कम लोगों के पहुंच में है। वो जो ग्रेटर मास जो हमारे पास बच जा रहा है, आखिर हमारी बात तो उनके बारे में हो रही है ना, कि उनको कैसे स्किल करना है, क्योंकि मेन पॉपुलेशन वही है। अगर हम उनको स्किल ही नहीं कर पा रहे हैं तो फिर फायदा क्या है। क्योंकि जो लोग IIM अहमदाबाद जा पा रहे हैं, वही लोग कैनेडी जा पा रहे हैं, वही लोग हार्वर्ड जा पा रहे हैं, या वही लोग अशोका जा पा रहे हैं, वही लोग JNU जा पा रहे हैं। तो वो गैप ना हमेशा रह ही जा रहा है, वो फिल ही नहीं हो पा रहा है। तो उस गैप को कैसे फिल करना है, उस चीज को बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। बाकी PhD की बात बिल्कुल सही कही इन्होंने, क्योंकि मैं भी एक एस्पायरिंग रिसर्चर हूँ, इस साल मैं भी एडमिशन लेने का सोच ही रहा हूँ। तो PhD की बात सच में है, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे PhD स्कॉलर्स ही एकदम ही मतलब डम है या बस पैसे के लिए आ गए। बहुत सारे कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस अच्छे हैं, जैसे IFMR है, या आप IIM से जो कराते हैं, या NITs हैं, JNU है, DU है। कई सारे इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारे PhD स्कॉलर्स जो खुद से कर रहे हैं, जो उनका मतलब एक मोटिव ही है कि लोगों को पढ़ाना है या रिसर्च करना है। जैसे मेरा भी वैसा ही है, तो मैं खुद से ही टीचिंग प्रोफेशन में खुद से आ रहा हूँ। हालांकि कई बार घर से कहा भी जाता है कि मतलब इतना लंबा पढ़ने की क्या जरूरत है, बहुत तरह की बातें, जो कि सब मिडिल क्लास की फैमिली से हूँ। तो उस तरह से मैं समझ सकता हूँ कि वो जो हीट होता है कि घर का जल्दी से करियर बनाओ और इतना ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो इस कारण कई सारी चीजें जो कह रहे हैं ना कि एक अलग आउट ऑफ द बॉक्स करियर जो बनता है वो छूट जाती हैं चीजें। जैसे मैं 2018 में ग्रेजुएट हुआ था, उस समय मेरे पास पिरामल फाउंडेशन का गांधी फेलोशिप होता है, आप लोगों को शायद पता होगा। वो फेलोशिप का मेरे पास ऑप्शन भी आया था। तो उसमें क्या है कि हर महीने 7,000 की आपको फेलोशिप मिलती है। तो मैं जब ज्वाइन करने जा रहा था तो मेरे घर से सब कहने लगे कि नहीं, 7,000 रुपए महीने की क्या नौकरी करोगे, ये सब क्या होता है। और मेरे पास भी उस समय कोई कन्विंसिंग पॉइंट्स नहीं थे, तो मैंने उसको छोड़ दिया। और जब छोड़ने के बाद फिर मेरे को जब बाद में और पता चला कि वो क्या था, तो बड़ा ही मतलब रिग्रेट फील हुआ कि क्या चीज छूट गया मेरे से। तो वो एक प्रॉब्लम है कि आप एक आउट ऑफ द बॉक्स करियर अगर कोई बनाना चाहता है, अगर किसी में वो टैलेंट है, वो परस्यू करना चाह रहा है, तो वो फैमिली उसको कई बार सपोर्ट नहीं कर पाती है, उनको समझ नहीं आ पाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, उस सपोर्ट करने से क्या होगा। मे भी उनके भी अपने कुछ रीजंस होते होंगे, एक सिक्योरिटी पर्पस कि इनकम अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। एक जेन्युइन एक लाइफस्टाइल जो होनी चाहिए कि आप आए 50,000 पर मंथ या 70 से 80, जो भी एक पर मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट आ गया, आराम से आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। तो वो कई बार चीजें स्टूडेंट्स को एक जो आउट ऑफ द बॉक्स बात होती है उससे वापस खींच लेती हैं। तो इसके लिए कुछ होना चाहिए, एक थॉट प्रोसेस अलग होना चाहिए इसके लिए। बिल्कुल। इसमें एक चीज हो रहा है, देयर इज दिस लॉट ऑफ कॉम्पिटिशंस हैपन इन इंडिया।
मतलब इंडिया में मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू एडमिशंस होते हैं, राइट? Whereas अगर आप बाकी जगह देखेंगे, it's not through like a centralized competitive exam. You have to apply individually. So let's say हार्वर्ड का करना है तो आपको उसका अलग से इंडिविजुअली करना होगा, स्टैनफोर्ड का इंडिविजुअली करना होगा, इनसाइड का इंडिविजुअली करना होगा, ऐसा है. So let's say individual application to different colleges versus a single centralized exam like CAT. ठीक है. इस पे anybody wants to comment? I mean, why is one model better? Maybe Atul sir can start. तो आप कह रहे हैं कि कैट के अलावा भी आजकल बहुत सारे स्टैंडर्डाइज, पहले कैट केवल आईआईएम्स के लिए होता था, बट अब बाकी जो भी इंडिया के बहुत सारे कॉलेजेस भी वो कैट के स्कोर को यूज करने लगे, राइट? करेक्ट. तो वही मैं बोल रहा हूँ कि एक सिंगल एग्जाम से सब कुछ डिसाइड हो जा रहा है वर्सेस एक इंडिविजुअल एप्लीकेशन से हो रहा है. तो केवल एग्जाम से नहीं होता है. तो जो भी टॉप यूनिवर्सिटी, जिसमें एग्जांपल जो दिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज का भी या इवन इंडिया की भी यूनिवर्सिटीज का, तो एग्जाम के अलावा एक प्रोसेस होता है. जैसे कि मान लीजिए कि मुझे आज एग्जांपल देता हूँ, मैं स्टैनफोर्ड में मुझे प्रोफेसर बनना है या मुझे वहाँ कुछ करना है, तो मुझे नमन और बाकी सारे लोग जो स्टूडेंट हैं उन्होंने किया होगा, आपको अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना पड़ता है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप कौन है. और मुझे याद है कि जब मैं आईआईएम अहमदाबाद में पढ़ रहा था, तो उस समय बहुत सारे लोग जिनको कि बाहर एमएस करना था या कुछ और करना था, तो बहुत सारे लोग एमएस मतलब बहुत सारे लोगों ने सेकंड एमबीए भी किया आईआईएम के बाद भी. उस जमाने में 2000 में जिनको बाहर जाना है उनके लिए डायरेक्टली आईआईएम से प्लेसमेंट नहीं मिलता था. 99-2001 की बात करो, तो बहुत सारे लोग सेकंड एमबीए भी करते थे. तो उसके लिए उनको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज का प्रोसेस है कि बिसाइड एक कैट का रिटन एग्जाम इज नॉट इनफ, या जीमैट या जीआरई इज नॉट इनफ. उसके बाद आपको वो एसओपी लिखना पड़ता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और उसका जो एसेज लिखने पड़ते हैं. तो वो एसेज जो है बहुत हर इंसान का एसे डिफरेंट है, एंड हर इंसान को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप क्यों है. हमारे पास मान लीजिए कि हार्वर्ड में 700 सीट है किसी एमबीए के लिए. अब उस 700 सीट के लिए 10,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो आप क्यों वो यूनिक आप में ऐसा यूनिक क्या है, तो वो जस्टिफाई करना पड़ता है. और कभी कभी कोई अफ्रीका में कोई किसी ने कुछ अच्छा काम किया है, किसी ने कुछ किसी गांव में जाकर अच्छा काम किया, इंडिया के किसी गांव में, मैंने गुड़गांव के पास से उस गांव में मैंने अच्छा काम कर दिया. तो उस तरह की एग्जाम्पल्स और स्टोरीज बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ नया हमारे पास, क्योंकि ना ज्यादातर कॉलेज और यूनिवर्सिटी चाहते हैं कि हम फ्यूचर लीडर्स तैयार करें. अभी फ्यूचर लीडर एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा. दिस थिंग व्हिच यू आर टॉकिंग अबाउट इज कॉल्ड डाइवर्सिटी इन क्लास. जो भी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, दे ऑलवेज ट्राई टू हैव डाइवर्सिटी विद इन द क्लासरूम, कि अलग अलग पर्सपेक्टिव व्हेन दे आर डिस्कसिंग समथिंग, व्हेन दे आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, और जो भी इंटरनल स्टडी, जो भी कुछ भी केस स्टडी हो रहा है, the viewpoint should not be similar. अब अपने यहाँ पे क्या होता है, सबने कैट दिया, सब अच्छी वही एक मेट्रो सिटीज या मैक्सिमम जो भी मतलब एक सेम टाइप ऑफ एजुकेशन बैकग्राउंड से होंगे, वो एक ही तरीके से लगभग लोग सोचते होंगे. तो जो डाइवर्सिटी इन क्लास है वो बहुत मैटर करती है. आपका जो बहुत ज्यादा, और डाइवर्सिटी कैन बी ऑन मेनी डायमेंशंस. इट कैन बी बेस्ड ऑन योर economic background. It could be which part of the world you come from, which sex you are from, male, female, language. तो डाइवर्सिटी कैन मेनी डायमेंशंस. और या आपने बिल्कुल सही बोला कि डाइवर्सिटी पे बहुत ज्यादा आजकल फोकस है. पहले था कि लड़का लड़के से डाइवर्सिटी, आईआईएम्स में डाइवर्सिटी बिल्कुल नहीं थी. जैसे मैं आईआईएम अहमदाबाद में था तो मेरे बैच में 10 से 12 लड़कियां थी, तो एकदम डाइवर्सिटी जीरो था. ज्यादातर लोग इंजीनियर्स थे, और उसमें भी आईआईटी के इंजीनियर्स बहुत ज्यादा थे. लेकिन अब के क्लासेस में देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 40% लड़कियां हो गई हैं आईआईएम अहमदाबाद में, और बाकी आईआईएम्स का भी कोशिश. इनफैक्ट आईआईएम रांची और कुछ नए आईआईएम जो खुले हैं, उन्होंने तो और अदर एक्सट्रीम पे चले गया, क्योंकि उनका एचआर पे फोकस है. उन्होंने लड़कियों को ही 50% ज्यादा लड़कियां हैं. बट के डाइवर्सिटी इज नॉट ओनली की मेल फीमेल, डाइवर्सिटी इज आल्सो इसकी ब्लैक एंड व्हाइट. कहीं कहीं पे व्हाइट होना भी काफी प्रॉब्लम है. तो यहाँ की यूएस की यूनिवर्सिटी कोशिश करते हैं कि अफ्रो अमेरिकन बैकग्राउंड के या लैटिन अमेरिकन बैकग्राउंड के, यानी साउथ अमेरिकन बैकग्राउंड के, उन बैकग्राउंड के लोगों को थोड़ा ज्यादा चांस है एंट्री में, क्योंकि इंस्टीट्यूट कॉन्शियसली उनके फेवर में बायस करता है कि उनको एडमिशन लेना है, क्योंकि हमको क्लास को डाइवर्स रखना है. Correct. Diversity is one good key.
and our group discussion is also a bit diversified that way. Yeah. Yes. ठीक है, ये हो गया एक डाइवर्सिटी वाला चीज. ठीक है, तो एक फैकल्टी वाले पे फिर से आ जाते हैं हम लोग. I think this faculty is not just at a post graduation level, it's actually probably at a school level, maybe at a preschool level also. Preschool की teachers का मैं अभी देख रहा था, salary is like 5 to 10,000. तो 5 to 10,000 में जैसा अभी वो हमने विवेक बिंद्रा जी का भी शुरू में चलाया था मैंने वीडियो, उसमें यही बोला कि सैलरी ज्यादा मिलते नहीं है टीचर्स को और प्रोफेसर को भी. So because of this salary, good people are not coming, and maybe because of the salary, the respect is also not there for the teachers. अब टीचर में एनर्जी नहीं तो वो स्टूडेंट में एनर्जी नहीं. ठीक है, पर जबरदस्ती का अटेंडेंस करा दिया कि 70% 80% होना चाहिए. People are just fulfilling that attendance criteria, sitting in the class and maybe using their smartphone, या जो भी है मतलब, और like half attention, no attention kind of thing. ठीक है, तो ये सब चीजें हैं. तो अगर हमारी फैकल्टी लाइक फ्रॉम द वेरी स्कूल लेवल लेट्स से चेंज हो जाती है, तो उससे लेट्स से इमेजिनेटिव सिनेरियो एक्चुअली जस्ट चेंजिंग द फैकल्टी कैन चेंज हाउ मच. दैट्स लाइक द वन थिंग आई wanted to talk about. I think maybe we can take more people, students. Vishal ji, just one thing. Just before we proceed on like in detail for this question, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा इसमें. गवर्नमेंट सेक्टर में कंपैरेटिवली टीचर्स की सैलरी अच्छी है. दे आर अर्निंग क्वाइट वेल, बहुत बढ़िया. और खासकर मतलब आई नो बेटर अबाउट दिल्ली, क्योंकि मेरी वाइफ दिल्ली में है. दिल्ली में तो बहुत ही अच्छी है. मेरी सिस्टर हरियाणा गवर्नमेंट में पढ़ाती है, वहाँ पे भी बहुत अच्छी सैलरीज हैं टीचर्स की. इवन प्राइमरी स्कूल्स के टीचर्स की भी बहुत अच्छी सैलरी है. लेकिन एक प्रॉब्लम और है. प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो काम करने वाले टीचर्स है ना, उनको सिर्फ टीचिंग नहीं करनी है आज के टाइम पे. उनको बहुत सारी चीजें करनी है. उनको इलेक्शन कराने हैं, उनको पॉपुलेशन सर्वे करने हैं, उनको कोविड-19 के टाइम पे घर घर जाके राशन बांटना है. उनको जो कुछ भी करना है, उनको आंध्र प्रदेश में ठेके के बाहर बैठ के लाइन बनवानी है शराब की. मतलब क्या नहीं करना है टीचर्स को. जो ये एक इस तरह का जो ये ट्रेंड शुरू हो गया है ना, ये बहुत खराब है. इस टीचर्स को मतलब जहां पे भी कुछ भी एक्स्ट्रा काम हो रहा है, वहीं पे टीचर्स को एक्स्ट्रा ड्यूटीज दी जा रही हैं, और ये बहुत बड़े लेवल पे बढ़ता जा रहा है, which is also a problematic thing. Now we can go for the question. Yeah. But I guess ये टीचर के लिए नहीं होगा, ये सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए होगा वो ड्यूटी जो आप बोल रहे हैं. यस, हेलो. हाँ अभिषेक बताओ. ठीक है, इस पे आते हैं फिर से. बोलना चाहेंगे कि देखिए कि आप केवल मतलब टीचर को चेंज कर कहीं बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं. हाँ, मतलब कितना कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नहीं, हम बता रहे हैं आपको जो भी मतलब सिलेबस है उसको भी चेंज करना पड़ेगा. उसमें से बहुत सारा चीज हटाना पड़ेगा और बहुत सारा चीज ऐड भी करना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन का जो वो मेथड है वही पुराना वाला चलते आ रहा है. अभी हम लोग पहले छोटा सा फोन यूज करते थे, अब हम लोग इतना अच्छा मतलब हम लोग का फोन का ही सॉफ्टवेयर देखिए हमेशा चेंज होते रहता है, पर मेरा जो एजुकेशन का सॉफ्टवेयर है हमेशा वही रहता है. वो कभी जल्दी रिन्यू ही नहीं होता है. अगर होता भी है तो मतलब वो पता नहीं चल पाता है कि वो क्या हुआ. तो जो उसमें एजुकेशन मेथड है उसको भी चेंज करना पड़ेगा. बहुत सारे चीज हम लोग ऐसा भी पढ़ते हैं लोग जिससे हम लोगों को मतलब भी नहीं. यस अतुल सर बोल रहे हैं. हाँ, तो बहुत इम्पोर्टेंट बात बोला. उसमें एक और चीज है कि हम लोग स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग पे तो बहुत बात कर लिए कि उनको डाइवर्सिटी होना चाहिए, बट सबसे बड़ा जो क्राइसिस इंडिया में और ओवरऑल टीचर्स की ट्रेनिंग में बहुत बड़ी समस्या है. ज्यादातर टीचर्स को ट्रेनिंग चाहिए और ट्रेनिंग उनको मिला नहीं है. तो मेरी एक पहले भी एग्जाम्पल मैं दे चुका हूँ. श्वेता मेरी IIM अहमदाबाद की टॉपर थी, 2-3 साल जूनियर है. उसको एजुकेशन से इतना ज्यादा ये था कि उसने हार्वर्ड जाकर एमफिल किया, एजुकेशन में एमफिल किया, जबकि वो BCG और मैकिंजी वगैरह अच्छे कंपनी में उसके पास सारी जॉब्स अवेलेबल थी, कर भी रही थी. मैकिंजी या BCG में थे, छोड़ के उसने हार्वर्ड से जाके एमफिल इन एजुकेशन किया, एंड देन फिर जाकर वो एजुकेशन सेक्टर में फिर अपना कुछ चला रही थी कंपनी. बट अभी रिसेंटली
उसको बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने अपने सोशल इम्पैक्ट प्रैक्टिस का पार्टनर बना दिया। तो एजुकेशन में उसको मिला क्योंकि उसका बैकग्राउंड था, उसके फादर भी IIM अहमदाबाद से थे और ओवरऑल बैकग्राउंड थे, पर ज्यादातर लोगों को वो एक्सपोजर नहीं है कि टीचिंग में भी बहुत डिमांड है, बहुत पॉसिबिलिटीज है। और जैसे मैंने इनका एग्जाम दिया अपने क्या नाम है अपने ISB वाले जो पटना वाले साहब का, उन्होंने एजुकेशन को लेके बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री खड़ा कर दिया अपना। ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट पर्सन इन द एजुकेशन वर्ल्ड। तो एजुकेशन को भी अगर ढंग से कोई करना चाहे तो उसको मल्टीपल डायमेंशंस पे देखना पड़ेगा। आपको टीचर्स ट्रेनिंग भी आपको देना पड़ेगा, एजुकेशन मेथोडोलॉजीज को भी आपको नया नया अडॉप्ट करना पड़ेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन, ग्लोबल डायमेंशन, डाइवर्सिटी डायमेंशन, इन सारे डायमेंशंस को अगर लेकर हम लोग अच्छे टीचर्स का एक अच्छा क्या कहते हैं पाइपलाइन क्रिएट कर दें, तो दैट itself is a huge opportunity. And Abhishek being an entrepreneur, so that's another big opportunity जैसे आप जो कर रहे हैं। यस, एक बात हम इसमें बेस्ट एग्जांपल देना चाहते हैं। आप अपने स्कूल या कॉलेज में भी देखते होंगे, कोई टीचर पढ़ाता है तो वो 90% अटेंडेंस रहता है, बच्चा ऑटोमेटिक उस टीचर का एक क्लास अटेंड करने के लिए आते हैं। कोई टीचर आता है तो वो 10% रहता है, 20% रहता है। आखिर क्यों? इस पे एक कॉलेज को भी देखना पड़ेगा। हो सकता है कि देखिए हमेशा स्टूडेंट में गलती नहीं रहता है, या तो वो टीचर का पढ़ाने का तरीका गलत है या वो उस वे से पढ़ा नहीं रहे हैं। बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं कि नोट्स लेकर आते हैं, अपना माने तो वो नोट्स को वो रीड कर रहे हैं, वो पढ़ा नहीं रहे हैं, जो लेकर आए वही रीड किए और गए। और बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं कि जो रियल में पढ़ाते हैं, बच्चे लोग को भी लगता है कि हम कुछ वो सीख रहे हैं। तो इसको भी हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल मैं फिर से देना चाहूंगा, IIM अहमदाबाद में हमारे गेस्ट फैकल्टी थे, वो अलुमनाई थे IIM अहमदाबाद के, और एक कंपनी चलाते थे, नाम बोल रहा हूँ, काफी तो उनका एक प्रोग्राम, एक स्पेशल प्रोग्राम था 5th टर्म में शायद हमारे, लेम लैबोरेटरी इन एंटरप्रेन्योरशिप मोटिवेशन। तो उस 3 में उसमें क्या करते थे कि केवल लोगों को घुमाते थे कि एक जगह अपनी फैक्ट्री में ले गए, दूसरे जगह दूसरे लोगों से मिलाने गए, इधर लेने गए। सिमिलरली एक और प्रोफेसर अनिल गुप्ता, वो भी ये काम करते, पूरे इंडिया में लोगों को घुमाते हैं, घूमते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। तो विशाल के लर्निंग बाय ट्रैवलिंग टाइप का मॉडल है कि लोगों को फील्ड में जाकर घुमाकर कंपनीज के अंदर जाकर मिला रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो वो जो लर्निंग है बहुत अलग क्वालिटी के लेवल होती है। केवल क्लासरूम का जो थ्योरी वाला लेक्चर है वो तो आदमी यूट्यूब वीडियो से देख लेगा, लेकिन जो एक्सपीरियंस है कि आप एक्चुअली फील्ड में प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, इंडस्ट्री के साथ मिल रहे हैं और कंपनी के लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो लगता है एजुकेशन करिकुलम का पार्ट बन रहा है। और जो हम लोग स्टार्टिंग में ही वीडियो में भी दिखाया था, बिंद्रा जी के वीडियो में, कि जो टॉप यूनिवर्सिटीज है उनका बहुत बड़ा कंपोनेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस और फील्ड एक्सपीरियंस पे काफी बड़ा पार्ट हो गया। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यस अभिषेक, और एक चीज अभिषेक तुमने बोला, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूँ कि टीचर एक हो गया, स्टूडेंट हो गया, एक सब्जेक्ट भी होगा, ठीक है? यस तो जो सिलेबस, तो ऐसा नहीं है कि अगर मेरा मन नहीं लगा या किसी का मन नहीं लगा उस क्लास में तो टीचर खराब है या स्टूडेंट खराब है, वो सिलेबस ही खराब है, ये भी हो सकता है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन होता ही है। तो एकदम आप 100% ये सही बोल रहे हैं कि मतलब देखिए, जैसे इंजीनियरिंग में हम लोगों को ऐसा भी चैप्टर पढ़ना पड़ता है जो मतलब एक्सपेक्ट नहीं करते हैं हम लोग। प्रोबेबिलिटी, ये सब चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए लोग, लगता है कि अरे 8, 9, 10 में पढ़े हुए लोग, फिर ये सेम चीज क्या पढ़ा रहा है। एक मतलब वो मेंटालिटी जाता है लोगों की, हम यहाँ पे आए हैं इंजीनियरिंग करने, ये हमको नाउन प्रोनाउन सिखा रहा है, कहीं हम गलत जगह तो नहीं आ गए। तो एक ही जाता है, ठीक है। तो सिलेबस को ना मतलब वही हम बार बार बोल रहे हैं कि मतलब अपडेट नहीं कर पा रहा है, वही सॉफ्टवेयर, वही टेक्नोलॉजी पीछे वाला। भाई जमाना चांद पे जा रहा है, अभी तुम उसी में नाउन प्रोनाउन में ही अटके हुए हो, कैसे होगा? तो ये सिलेबस पे आते हैं थोड़ा सा। सिलेबस चेंज करना आई थिंक इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग इन
जब जो भी हम डिस्कस किया, 2-3 चीजें हमने डिस्कस किया कि फैकल्टी का क्वालिटी है, ठीक है, उसको कुछ किया जा सकता है, कुछ बात करके उनको ट्रेन करके, जो भी है, ठीक है, वो हो सकता है। स्टूडेंट को भी थोड़ा मोटिवेट किया जा सकता है या जो भी है, ठीक है। बट सिलेबस चेंज करना इज लाइक अ सेंट्रलाइज, ऊपर से नीचे पूरा सोल चेंज कर देना, राइट, नहीं एक तो बॉडी आप का। चेंज नहीं कर सकते हैं तो ऐड तो कर सकते हैं ना। हाँ, नहीं, वही उसी पे आते हैं कि ये सिलेबस चेंज करना हो अगर, तो इसका क्या क्या मॉडल हो सकता है। जैसे लाइक अतुल सर आईएसबी का दे रहे थे वो, तो आईएसबी ने अपना ही प्राइवेटाइज्ड निकाल दिया सब चीज। सो लेट्स से प्राइवेट एमबीए और an equivalent MBA kind of degree which has its own syllabus or own case study kind of own following some foreign thing and foreign collaboration। तो ये सिलेबस को लाइक इमिडिएटली हम लोग क्या सजेशन दे सकते हैं किसी को भी, क्योंकि अगर उनको ये बोलेंगे ना कि पूरा सब कुछ चेंज कर दो ऊपर से नीचे, तो वो तो एक कोरोना वायरस जैसा पैंडेमिक ही कर सकता है, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट या किसी को हम लोग बोलते हैं कॉलेज को कि कुछ चेंज करो अचानक से, सब कुछ ही चेंज करो, तो वो नहीं करने वाले हैं। तो उनको लाइक स्टेप बाय स्टेप अगर इस सिलेबस को चेंज करना है, तो व्हाट कैन बी दी सॉल्यूशन। यस मिस्टर नीरज, मे बी यू कैन ऐड अ बिट यहाँ पे। ये जेन्युइन मेरी मेरी क्वेश्चन है। अंडरस्टैंडिंग, हाँ मेरी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे ये है कि जैसे आपने एक इससे पहले क्वेश्चन उठाया था कि एक जनरल एग्जाम लाइक कैट और जो भी आजकल इंजीनियरिंग के लिए भी कुछ होता है, मेडिकल के लिए भी कुछ होता है, वो सब है, या इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी लेवल पे जो अपना मतलब यूएस में जैसे होता है वो सब, कौन सा प्रोसेस बेटर है और किसमें क्या दिक्कत है। तो सिमिलरली इंडिया में क्या है ना कि गवर्निंग बॉडीज हैं बहुत सारी, सेंट्रलाइज्ड हैं, जो कि अब एआईसीटी है या जो भी है, मतलब इंजीनियरिंग के लिए जो सिलेबस और एफिलिएशंस वगैरह देती हैं। मुझे बाहर का ज्यादा आइडिया नहीं है इस मुद्दे को लेके, लेकिन मेरे को लगता है कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक ही रहते हैं सिलेबस, और सारा का सारा यूनिवर्सिटी के खुद के हाथ में रहता है, जो कि चेंज करना भी आसान है और जिसको विद टाइम इम्प्रूव करना भी आसान है। इंडिया में ये सिस्टम बहुत अलग है, यहाँ पे सब चीजें एफिलिएशन, और यहाँ तक कि मैं आपको बोलता हूँ कि आईएसबी के बारे में भी कभी पहले ये बोला जाता था कि ये तो यार एफिलिएटेड भी नहीं है, इससे क्या करोगे, डिग्री मिलेगी उसकी वैल्यू भी नहीं होगी। मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जिनके मुंह से मैंने ये सब बातें भी सुनी है। तो यहाँ पे जो वो डिग्री और जो एक वो सर्टिफिकेट की जो वैल्यू वाला जो माइंडसेट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, खासकर माँ बाप वाली जनरेशन के लिए, कि एफिलिएटेड कॉलेज हो, एफिलिएटेड, और फिर उसमें एफिलिएशन में वही एक सेंट्रलाइज्ड सिलेबस और वही जो पैटर्न काफी टाइम से फॉलो हो रहे हैं। लेकिन रिसेंट टाइम्स में इसमें जरूर इम्प्रूवमेंट हुई है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में स्पेसिफिक कोर्सेज शुरू हुए हैं। यहाँ पे अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने गुड़गांव में एक नया यूनिवर्सिटी बनाया है, अभी चार्टर पास हुआ था 2 साल पहले, वो अभी उसका कैंपस अभी डेवलप हो रहा है। वहाँ पे कुछ कोर्सेज आए हैं जो कि बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, वो स्पेसिफिक बीटेक ही इसमें करा रहे हैं, ठीक है। और भी कुछ कुछ इस तरह के कोर्सेज अप्रूव किए हैं एआईसीटी ने, जो कि नए जमाने की जो भी चल रही हैं चीजें, उन पे स्पेसिफिकली पढ़ाई करवा सकें। लेकिन वही है कि जो पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं, दे नीड टू अडॉप्ट दोज थिंग्स। ऊपर वाले लेवल पे काम हुआ है पिछले 5 साल में, एचआरडी मिनिस्ट्री ने काफी अच्छा काम किया है इन सब चीजों पे, लेकिन अभी उसकी अडॉप्शन नहीं है इतनी। दैट्स व्हाट आई वांट टू ऐड। Correct. Yes, Brajesh, you have a comment or something, please. Unmute करना होगा mic को। मैं ये बोल Yes. रहा था कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो एजुकेशन फील्ड में काफी अच्छा काम कर रहे हैं, और हम लोग ओपन स्कूल पे अभी जैसे जेएनके में भी हैं, वो लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं उन लोग को अभी ग्रुप के कन्वर्सेशन में इनवाइट कर सकता हूँ क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल, वो सेम लिंक आप भेज दो उनको, they can come. ठीक है, It's ठीक है, open मैं group, so we discuss ठीक है, for the whole पॉजिटिव, world. 760 crore population, ठीक है। ठीक है। एक सेकंड, ध्रुव सर आपको आवाज आ रही है? आप कैमरा ये माइक ऑन कर लो एक बार। He's joining, I think, connecting to audio. उनको थोड़ा सा एक्टिवेट कर दो। और भी एक दो फ्रेंड है जो हम लोग अब आज पूरा दिन मैंने ये इसी स्पेसिफिक चीज पे बात किया था। अच्छा तो अच्छा। स्कूल से बात किया, टीचर से बात किया, और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज से बात किया कि अभी साल 1.5 साल तो ये कोरोना वाला सिस्टम तो चलने वाला है।
जो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दोगे बाकी लोगों को थोड़ा सा Hey everyone. Yeah. Hey, hello. So Yeah. I'm Rujesh. I was engineer. I was engineer in Mercedes-Benz. ये मेरा laptop है. Okay. So I'm like a hardcore engineer, hacker and developer. So और मैं बिहार में दानापुर का एक छोटा सा जगह है वहाँ से हूँ. और आई स्टडी मतलब मैं पढ़ लिख के फिर वापस आया कि यार चलो घर में चल के कुछ करते हैं. एंड आई एम इनटू ओपन सोर्स कम्युनिटी. सो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाना, सोलर पावर्ड कंप्यूटर बनाना, छोटी छोटी चीजें बनाना, एग्रीकल्चर में छोटे छोटे बिजनेस मॉडल सेटअप करना, उन सब चीजों में हूँ. और रिसेंट एक प्रोजेक्ट अभी कर रहा हूँ कैंपस 365 कि अगर मेरा जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये स्कूल है उसको ऑनलाइन स्कूल कैसे बनाया जाए, स्मार्ट स्कूल कैसे बनाया जाए. और उस स्कूल में अगर टीचर मेरे पास लिमिटेड है और कोई बच्चा है कि यार वो फंस गया, यार एक ही टीचर है, मैं फंस गया यार इसके साथ, अब क्या करूं बताओ. तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट कैन एक्ट एज अ टीचिंग असिस्टेंट. तो एक मेरा मेन टीचर और 2 मेरे टीचिंग असिस्टेंट वहाँ पे हैं. आप टीचिंग असिस्टेंट से अपनी मूल भाषा में बात कर लो क्योंकि उससे हम ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं. और उसके बाद ये था कि इंटरनेशनल करिकुलम्स और लोकल करिकुलम को मिक्स करके हम करिकुलम बना सकते हैं. मैं इस चीज से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि बाबा आदम की चीजें पढ़ा रहे हैं, पता नहीं उनको बताओ भाई दुनिया आगे जा चुकी है और वो चीज नहीं पढ़ा रहे हैं तो क्या करें. तो कई चीजें अभी मेरे को रिसेंटली लास्ट कन्वर्सेशन और इस कन्वर्सेशन के बीच में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें पता चली है कि AICTC का अप्रूवल है, बिल्कुल करेक्ट है, वो मैं एग्री करता हूँ. लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का एक कोर्स है, 3 साल का कोर्स है. अगर आप वो कोर्स क्लियर करते हो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो आप गेट का एग्जाम देने के लिए क्वालिफाई हो जाते हो. तो स्कूल को आपने बाईपास कर दिया NIOS से और 3 साल आपने सेल्फ स्टडी करके, कोर्स अच्छा कोर्स है, उसमें आपके घर से भी पढ़ सकते हो और आपने ऑनलाइन एग्जाम दो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, और आप गेट के लिए एलिजिबल हो या ऑनलाइन गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई. हम पढ़ते क्यों है? एलिजिबल बनने के लिए ना. तो बाईपास करो सिस्टम यार, अच्छे से पढ़ो, फिर अप्लाई करो जॉब के लिए जहाँ जहाँ जो भी अप्लाई करना है, जो अपने अप्लाई करना है. तो वो थोड़ी चीजें में वो छोटी छोटी चीजें पीस मिल रही हैं, वो एक दूसरे से डॉट कनेक्ट हो रहा है. और आप लोगों से थोड़ा सा और बातचीत करते जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करेंगे, पक्का करेंगे. नहीं, बिल्कुल लॉकडाउन सही बोल रहे हो. आई थिंक इफ यू कैन फाइंड अ वे टू बाईपास, राइट, हाँ मतलब अल्टीमेटली अगर वो जो मिशन था, बच्चों का जो एस्पिरेशन है कि हाँ मुझे ये हाँ जॉब मिलना चाहिए, या पेरेंट्स भी सोच रहे हैं, हाँ अगर वो और बिना अभी फॉर्मल हाँ एजुकेशन के हो जाए तो उससे अच्छा क्या होगा. तो फिर वो हाँ उनको भी लगेगा कि नहीं, इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट कुछ अभी और भी कर लो. हाँ मेरे दोस्त लोग हैं अभी, वो राजस्थान में है, मैं उन्हीं को ऐड करने की कोशिश कर. ध्रुव सर है, ध्रुव सर थोड़ा आप आ जाओ, माइक ऑन कर लो. सो ध्रुव सर क्या है, ये अकाउंट, ये मतलब ये प्लांट से एसेंशियल ऑयल्स ये सब He's एक्सट्रैक्ट on. करते He can. Yeah. Yes, Dhruv. Hello, Please can you share listen me? your views and yeah. Yes, yes. हाँ, बेसिकली मैं बॉम्बे से हूँ. Mm-hmm. मेरा एजुकेशन कॉमर्स है, बीकॉम किया हुआ हूँ. इनकम टैक्स और अकाउंट्स मेरा ब्रेड एंड बटर है. पर ये जो इंटरेस्ट है वो मेरा नेचर बेस्ड एक्टिविटी में बहुत इंटरेस्ट है. जैसे मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन भी बनाई है खुद ने, जहाँ पे मैंने आयुर्वेदिक एक्सट्रैक्ट्स लिए हैं और वो जो होम्योपैथिक पिल्स होती है उसके ऊपर लोड कर दिए है. तो उससे क्या होता है कि उसकी इम्पैक्ट बहुत फास्ट है. जो हमें डिजायर्ड इफेक्ट चाहिए वो डिजायर्ड इफेक्ट आती है. नॉर्मल मेडिसिन जो हम लेते हैं वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होके बॉडी में एब्जॉर्ब होती है और वो एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स करता है अपनी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की एफिशिएंसी के ऊपर. मैं समझाता हूँ ध्रुव क्या बोल रहे हैं. ध्रुव थोड़ा सा बाकी लोगों को आप समझ लो फिर मैं समझ. ध्रुव बेसिकली, ध्रुव का एक्सपर्टीज है कि प्लांट में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो अपना आयुर्वेदिक का ज्ञान है जो भी है, तो आप उससे मेडिसिनल प्रॉपर्टी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और उससे जो आपका एसेंशियल ऑयल बना आप उसको डायरेक्ट सेल आउट करो. जैसे यूपी बिहार में जो किसान है जो सिर्फ गेहूं उगाते हैं, कुछ भी वो उगा रहे हैं, कोई फल उगा रहे हैं, कोई फ्रूट उगा रहे हैं, कोई जड़ उगा रहे हैं, उसको ड्राई करके उसका जो एसेंशियल पार्ट है जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है तो उसको एक्सट्रैक्ट करने का एक टेक्निक होता है. ध्रुव उसमें एक्सपर्ट है.
और वो उस चीज को आप मार्केट में सेल आउट कर सकते हो। 1000 रुपीज मतलब 1000 रुपीज में आप 10,000 रुपीज केजी के हिसाब से आप उसको एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हो। तो ये सभी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो आपको उसके लिए स्किल चाहिए, टाइम चाहिए, फिर वहाँ पे मतलब ये सभी प्रोफेशन है। इसका यूटिलाइजेशन क्या होता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में जो जैसे फ्लेवर डालते हैं, जो मतलब वैनिला का फ्लेवर डालते हैं, वो थोड़ी एक दो बूंद डालते हैं, आपके पूरे खाने में वैनिला का फ्लेवर आ जाए, या ऑर्गेनिक कलर्स आ गए, तो वो सब एक्सट्रैक्ट करना अपने आप में स्किल है जो ध्रुव की एक्सपर्टीज है। दिस कैन वी विद दिस, so Dhruv can take basically a guest lecture Sure. on, We can have a topic on food technology, हाँ agriculture हाँ kind of, and we can have हाँ more detailed discussion. आज तो education पे बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ जी मतलब ठीक है ध्रुव, आप सुनिए अभी, ठीक है, अभी मजा आएगा। हाँ जी, मैं बाकी सुन रहा हूँ अभी। या श्योर। हाँ, माइक Okay. म्यूट कर लो अब आप। तो हाँ, तो ब्रजेश, you I think you were I think you didn't finish on the education. नहीं, बस मैं यही बता रहा था कि जो एक bypass करने का। हाँ एक दो लोगों को मैं बेसिकली भी ऐड कर रहा हूँ, इन लोगों को थोड़ा मैं ऐड कर रहा हूँ। जैसे भैया ने बताया था ना कि यार जो प्रोफेसर अनिल गुप्ता क्या करते हैं कि सृष्टि में वो सृष्टि इनोवेशंस है, जो बेसिकली भैया बता रहे थे, अतुल भैया, कि बच्चों को ले जाके एक्सपोजर दे देते। तो कुछ बंदे हैं जो मतलब अपने लेवल पे एफर्ट मार रहे थे कि यार हमें ये करना है, ये करना है। मैं बोला भाई रुको, पहले सुन लो कि जो बड़े प्लेयर्स है ना, एनआरआईज हैं हमारे, जो सीनियर्स हैं, वो किस लेवल पे गेम खेल रहे हैं। थोड़ा सा आप यहाँ पे एक्सपोजर ले लो और यहाँ से कोऑर्डिनेट करो। तो बेसिकली मेरे पास कुछ ह्यूमन रिसोर्स है, मैं बहुत सारे बच्चों को वॉलंटियर्स करता हूँ। अभी जेएनके में कुछ बच्चे थे, उनको मैं वॉलंटियर कर रहा था, उनका उन्होंने अभी भी नेट बैन करके रखा है। तो वहाँ पे हमने क्या बाईपास किया है, हमने एक इंट्रानेट लगाया। दो चीज होता है, एक इंटरनेट होता है, एक इंट्रानेट होता है। उन्होंने इंटरनेट बैन किया। आप दूसरी कंट्री से कनेक्ट, दूसरी जगह से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, लेकिन इंट्रानेट में है कि मैं अपना सर्वर लोकली बना के सर्वर को मैं ब्रॉडकास्ट कर सकता हूँ। तो 10 किलोमीटर के दायरे में मेरा इंट्रानेट है, तो 10 किलोमीटर में मेरा इंटरनल कम्युनिकेशन हो जाएगा। और सर्वर में जो मेरा जो डेटा, कंपनीज करती है अपना हाँ यस यस, इंटरनल नेटवर्क बनाती है। हाँ तो वो ये जेएनके में वो लोग बच्चे डिप्लॉय कर रहे हैं। वो एआई के स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग थर्ड ईयर के हैं, तो वो डिप्लॉय कर रहे थे। फिर ऐसे ही हम लोग बात कर रहे थे, तो उसने बताया यार भैया हमारे यहाँ एप्पल जो है, ये बहुत कैजुअली उसने बोला, एप्पल हमारे यहाँ 20 रुपए किलो बिकता है, पेड़ से तोड़ा हुआ। और यही चीज दिल्ली में अभी लॉकडाउन के चक्कर में 120 रुपए, वो भी एकदम ऊपर से चमचमाता हुआ, वैक्स लगा हुआ, अंदर से खराब। तो अगर मैं जस्ट एक लॉजिस्टिक 200 रुपए किलो है। सॉरी अगर ठीक मैं है, वो तो छोटी, डिपेंड करता है कहाँ जा रहे हैं, हाँ अगर मॉल मैं में ले छोटी रहे सी, हैं, ठेला से अगर ले मैं, रहे और मतलब जम्मू से दिल्ली मतलब 1 नाइट जर्नी। अगर मैं लॉजिस्टिक कंपनी भी खोलता हूँ, अगर मेरे जम्मू के स्टार्टअप्स हैं, बच्चों को ये बताया कि आप फूड प्रोसेसिंग में ट्राई करो या मेडिकल, मतलब इन सब चीजों में ट्राई करो, आप यार आदमी फिर काम करेगा ना। उनको एजुकेशन से वंचित किया जाता है, अपॉर्चुनिटी से वंचित किया जाता है, और तो वो बंदूक ही उठाएगा। वायलेंस इज द ओनली जॉब ऑप्शन करंट सिनेरियो में। सेम प्रॉब्लम वहाँ पे, सेम प्रॉब्लम दंतेवाड़ा में भी है। दंतेवाड़ा में जब मैं गया था, सेम प्रॉब्लम वहाँ पे भी है। डिमाकुची आसाम में भी यही दिक्कत है बॉर्डर पे। तो मैं बोल रहा हूँ कि लोकल एंटरप्रेन्योर्स, लोकल स्टूडेंट को एक्सपोजर दो, जो प्रोफेसर अनिल गुप्ता करते हैं। उनको घाट घाट का पानी पिला दो कि भाई देखो ये होता है, बाकी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, उनको शेर को खून का चस्का लगा के फिर छोड़ देते हैं वो। ड्रग्स। हम लोग को भी यही कर रहे हैं। बच्चे अच्छा को जब, ड्रग्स। बच्चे की जब सीखने की जिज्ञासा थी, तो इन सब के जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, वो हम अपनी कंपनी से थोड़ा, हम लोग थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन में हेल्प कर दिया कि चलो यार तेरे लिए मैंने रहने की व्यवस्था कर दी, तेरे लिए चलो हम लोग एक बस का कोऑर्डिनेशन कर दिया, तो बच्चे का या इंटरनेट का एक्सेस दे दिया कि बच्चे को थोड़ा एक्सपोजर मिल जाए। ठीक है, तो बस वही था। तो मैं कई चीजों में लगा हुआ हूँ, मैं एक दो दिन में थोड़ा मैं अपडेट करता हूँ, और बस बिल्कुल यही बिल्कुल, है आई आप थिंक लोग ये अपना। एक्सपोजर बहुत अच्छा चीज है। हम भी हम लोग भी इसी पे इंटरनेशनल एक्सपोजर पे काम चल रहा था, और अभी रुक गया है थोड़ा सा, रिज्यूम कर लेंगे अगले साल। बट या आई मीन इट्स क्वाइट गुड कि आप जब खुद जाके देखेंगे चीजों को, इंडस्ट्री को देखेंगे, शहर को देखेंगे, दुनिया देश विदेश देखेंगे, तो आपका एस्पिरेशन अलग लेवल पे चला जाएगा। नहीं, एक मुझे फनी चाहिए चीज ही। बताऊं, मैं ना बीच में गया था, अमेरिका गया था, जब नासा में पेपर पब्लिश किया था ना,
तो जिंदगी के में वो मेरी पहली फ्लाइट थी, मैं अमेरिका गया, बड़े शौक से गया, ठीक है, कभी जहाज में चढ़े नहीं और पहला जहाज वो भी इंटरनेशनल। तो जब वहां गया, लोगों को देखा, थोड़ा समय बिताया, फिर मेरे को लगा यार ठीक है, फिर मेरे को लगा यार इससे अच्छा तो मैं घर पे हूँ, लोगों के पास संसाधन है, सब कुछ है, लेकिन फिर मेरा मन लेकिन घर में ही लग रहा था। मैंने लगा यार चलो यार घर ही चलते हैं, कुछ भी करेंगे घर में ही करेंगे। तो फिर मैं वापस आया। वहां पे जैसे कई चीजें हैं, हम लोग लोकली मतलब इंडिया कैन डेफिनेटली लीड, थोड़ा सा हमें ना कोऑर्डिनेशन चाहिए और एक्सपोजर चाहिए कहीं लीडर्स इधर। चाहिए, फॉलोअर्स लीडर्स भर के हैं यहाँ पे। मतलब लोगों के पास स्किल है, लेकिन स्किल का क्या करें वो नहीं पता, कहाँ अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करें। वो यही है लॉर्ड मैकाले की जो है कि बंदे को स्किलफुल बना दिया, लेकिन स्किल का यूटिलाइजेशन करना नहीं सिखाया। विक्टोरिया एम्पायर में क्या था कि बच्चों की हैंडराइटिंग अच्छी हो, बच्चे मेंटल कैलकुलेशन कर सके, क्योंकि डेटा एंट्री करना है पेन पेपर पे हर जगह, और हर जगह सिमेट्री हो। तो अभी भी स्कूल में बोलते हैं कि बेटा टेबल याद करो, बेटा हैंडराइटिंग अच्छी करो, मैं अचार डालूंगा हैंडराइटिंग टाइप करना है अपने को। लेकिन वो चीज अभी भी भैया, एक भैया शायद ये बात कह रहे थे कि पढ़ाई व्यवस्था और पढ़ाई पद्धति ना बहुत ज्यादा आउटडेटेड है, उसको अपग्रेड करने की जरूरत है। मैं तो 100% एग्री करता हूँ, स्वाग सही पॉइंट था। तो अभी ठीक है, ऑनलाइन कैंपस 365 वाला है, नवोदय के सारे स्कूल हमने ऑनबोर्ड कर लिए महाराष्ट्र में, और टोटल 300 स्कूल ऑनबोर्ड कर लिए, और यूएस के 2 स्कूल से भी बात कर रहे हैं। उनको $1 पर स्टूडेंट पर ईयर के हिसाब से, $1 पर स्टूडेंट पर मंथ के हिसाब से ऑनबोर्ड करेंगे। और कनाडा की यूनिवर्सिटी को ऑनबोर्ड किया है, और नर्सिंग स्कूल को ऑनबोर्ड कर लिया अभी। उन सबको पूरा फुल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि मोबाइल ऐप से आप पढ़ो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उसी में डला हुआ है। तो आपको टाइम का लिमिटेशन नहीं है, बैंडविड्थ का लिमिटेशन नहीं है, और स्टूडेंट्स का लिमिटेशन नहीं है, लेकिन हर एक क्लास का यूनिक कोड है। तो टीचर उसको एक्टिवेट करके स्टूडेंट्स अटेंड कर सकते हैं, और उसमें जो आपके गेस्ट स्टूडेंट है, जैसे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट स्कूल के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो उनको बोल दिया कि आप पर स्टूडेंट ने बोल दिया भैया मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, तो आप 20 रुपीज पे करो पर स्टूडेंट, और 50 बच्चे भी हैं, ठीक है। तो जो भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है उसको हमने बोल दिया भाई तू 1000 रुपए पर आवर ले जा, पढ़ा दे, ले जा, जितना पढ़ाएगा उतना ले जा, डाउट्स क्लियर कर दे, चीजें समझ में नहीं आ रही तो वो हंसी खुशी करेगा ना कि उसका यूनिवर्सिटी का फीस भी निकल रहा है। दीज आर द स्टूडेंट जॉब्स। तो एक विन विन सिचुएशन कैसे करें? स्कूल का बच्चा परेशान हो रहा है कि यार कोचिंग से, और कोचिंग सेंटर वाला अपनी धौंस जमा रहा है। स्कूल में जाते बच्चा, फिर बच्चा जिंदगी कब जिएगा? स्कूल के बाद कोचिंग, कोचिंग के बाद होमवर्क, और पापा को बोलते हैं कि पापा कल ही मेरे को असाइनमेंट सबमिट करना है। पापा रात के 8 बजे बेटा स्टेशनरी कौन सी खुलती है, मैं कहाँ से लाऊं चीजें? तो ये सब अननेसेसरी वो हवा बना रखा है। तो ऑनलाइन पोर्टल में हमने असाइनमेंट सबमिशन का भी दिया है कि सबमिशन ये हो, ये इशू कब हुआ, सबमिट आप 2 दिन में करो, 3 दिन में करो, ऑनलाइन कर लो, फोटो खींच के। इतना इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हैं वो दिखाने के लिए, ये सब चीजों कोई जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, अभी मैं चुप हो जाता हूँ, बाकी ठीक है। आई थिंक एक अच्छा चीज बोला तुमने कि यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट द सीनियर टू द जूनियर। एक जो पहला हमारा एजेंडा है जिसमें हम बात कर रहे हैं, कल से ही बात कर रहे हैं, गैप बिटवीन कॉर्पोरेट एंड द ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट स्किल सेट रिक्वायरमेंट, आई मीन द गैप, this gap can be reduced a bit if let's say the people who are in the corporate are interacting more and more with the, let's say, college students are interacting more and more with the school students are maybe interacting, maybe with the parents also of preschool student ऐसा। so like senior junior 2-4 साल senior है, 5 साल मान लो, 5 plus 5 minus को mentoring करे थ्रू आउट, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये आपस का थोड़ा सा एडवाइजिंग कर देंगे, थोड़ा सा उनको रियलिटी चेक हो जाएगा, एंड they will also learn how to teach and all। yes sir बताइए। तो 2-3 नाम मैं बोलना चाहूँ जो रिलेटेड चीज में मैंने लिंक पे भेजा है। एक वो तो सुनील हांडा थे जो हम लोग को लेबोरेटरी एंड एंटरप्रेन्योरशिप मोटिवेशन कराते थे। जैसे आज स्टार्टअप के लिए बहुत सारे लोग करा रहे हैं कुछ ना कुछ, जैसे हम लोग बूट कैंप हो, ये वो लैम कोर्स लेते थे सुनील हांडा। दूसरे एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन टू नो, रश्मि बंसल, बहुत लोगों ने सुना भी होगा उनका नाम, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। IIM के जितने सारे किन लोगों ने कुछ कुछ काम किया तो सब पे किताब लिखे। तो रश्मि बंसल, सुनील हांडा, प्रोफेसर अनिल गुप्ता, तो इस तरह के जो लोग हैं
हमारे से भी एक जनरेशन आगे के लोग हैं, अनिल गुप्ता तो बहुत सीनियर है, तो इस तरह के जो लोग हैं उनके पास भी बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत एक्सपोजर है, तो वो जनरेशन हो गया। और एक जनरेशन जो अभी स्कूल वाला जनरेशन है, क्लास 4, 5, 6 में पहुंच गया। तो अक्रॉस द जनरेशंस ना इस गैप को या इस अपॉर्चुनिटी को करना है कि हमको क्लासरूम में भी अनिल गुप्ता से भी एक लेक्चर लेवल वाला तो रिटायरमेंट ले लिए, लेकिन हाँ उनको जब बुलाओगे तो अवेलेबल है। प्रोफेसर अनिल गुप्ता को भी इन्वॉल्व करना है, मिड जनरेशन के क्या कहते हैं रश्मि बंसल जैसे लोगों को भी इन्वॉल्व करना है, एंड देन फिर जो यंग जनरेशन है, जो अभी इस ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो स्टूडेंट्स हैं, एमबीए स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, तो उनको करना है। एंड देन एक बच्चा जनरेशन, कल जो मुझसे मैं काफी इंस्पायर हो गया एग्जाम्पल से नीरज ने, कि नीरज की बेटी उनको कुछ कुछ सिखा रही है, तो वो जो टॉडलर जनरेशन है या 5 साल 10 साल 6 साल के बच्चे हैं, उस जनरेशन, तो अक्रॉस द जनरेशन सबको एक दूसरे से सीखने को बहुत कुछ है और सबको एक दूसरे से कनेक्ट करना। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी हमारे जनरेशन के पास है, इन द सेंस कि हम लोग पुराने जमाने वाले लोगों से भी टच में है और जो फ्यूचर जनरेशन से भी टच में है। तो ये जो मिडिल जनरेशन जो है हमारा, पीपल इन द 20s to 40s और समथिंग, is our opportunity to connect the dots in my view. And now the technology is favoring also. अभी 20 साल पहले ये नहीं था हाँ कॉलेज में जाने का, तो अभी आई थिंक इट्स द बेस्ट टाइम टू कनेक्ट। लाइक अभी हम लोग जीडी कर रहे हैं, तो हर तरह के हर एज ग्रुप के लोग हैं, जगह जगह के भी हैं। और मैं इसमें जस्ट एक चीज ऐड करना चाहूंगा विशाल जी। इंडिया में है ना, मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है ना, आप किसी से अगर ज्ञान के लिए अगर बोलोगे ना देने के लिए, तो बहुत लोग आगे आ जाते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है, यहाँ पे उस चीज की कमी आपको नहीं देखने को मिलेगी। हम भी हर रोज यहाँ 10 बजे बैठ के वही करते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स आते हैं, उन सबको बोलते हैं कि ऐसा करो वैसा करो। ज्ञान का क्या है, टू वे होता है, तो आप जब सिखाते हैं तो आप बहुत कुछ सीख जाते हैं अपने बारे में। हाँ, मैं भी अभी जैसे कराता हूँ, हर दिन मैं थोड़ा प्रिपेयर तो करना ही पड़ता है ना, ऐसा नहीं है कि अचानक से आ गए 10 बजे कुछ नहीं है, चलो हाँ हेलो। नहीं, आप तो बहुत सुपर्ब काम कर रहे हैं, आपकी वजह से ही हम सब लोग इस प्लेटफॉर्म पे हैं। लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली मुझे जो मतलब फील हुआ है, आप किसी को भी बोलोगे ना तो वो आपको अपनी जिंदगी का दर्शन तो करा ही देगा आसानी से। बिल्कुल। और मतलब एक अच्छी एडवाइस, जो भी उसके साथ बुरा हुआ है उसके बेस पे, या जो भी अच्छा हुआ है उसके साथ उसके, तो which is very good. Yes. And the more experiences we hear, can be leveraged for doing it. Blind spot will reduce. ये सब जो बोला अभी नीरज ने, आप कि we need lot of people like you विशाल, मैं आपकी तारीफ झूठी नहीं कर रहा हूँ, कि जो लोग गैप्स को ब्रिज कर रहे हैं, कि people from such a diverse background, कोई मतलब कॉलेज के स्टूडेंट्स हों, कोई पीपल इन कोई कैलिफोर्निया में बैठा हुआ, कोई कलकत्ता में या जमशेदपुर में है, या कोई पटना में है, तो अक्रॉस, या कोई गांव में भी हो सकता है बैठा कॉल ले रहा हो, तो अक्रॉस द जनरेशंस एंड अक्रॉस द डाइवर्सिटी ऑफ लोकेशन एंड ये उनको कनेक्ट करने वाला जो रोल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो आप कर रहे हो इस ग्रुप के थ्रू। ऐसे आगे बहुत सारे ग्रुप्स हैं। ठीक है, so that's one good thing coming out, that if we can connect more and more generations and diversified group, the gap, corporate student gap can also reduce by that. ठीक है, तो ये है। एक चीज और मुझे बहुत दिखता रहता है, एक डिसिप्लिन का बहुत इश्यूज है। आई डोंट नो पूरा वर्ल्ड में ही होगा कहीं ना कहीं, बट इंडिया में शायद थोड़ा ज्यादा है, आई थिंक स्पेशली यंग जनरेशन का। ये जो डिसिप्लिन का इशू आ गया है, लाइक स्कूल तक जनता बहुत डिसिप्लिन रहती है, कॉलेज में जाके जब ना माँ बाप का साया हट जाता है तो इनडिसिप्लिन हो जाती है, और वो धीरे धीरे बढ़ता है। फिर कॉर्पोरेट में जब जाना है, फिर से डिसिप्लिन होना पड़ता है उनको, कि आपको 9 बजे 8 बजे ऑफिस पहुंचना है, 5 डेज अ वीक है, ये टाइम है, ये टाइम है, ये क्लाइंट मीटिंग है, ये है वो है वो है। वहां पे भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गैप है। Anybody wants to comment? Maybe Mr. Syed, are you here? Or Kartikeya ji? Yeah, Suraj maybe can say. What do you want to say? Hello. Yeah, discipline gap. Yes, Aman. हाँ. सर इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा, वो जो डिसिप्लिन गैप वाली बात है सर, कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जैसे, और कुछ मतलब आपके जॉब रोल्स पे ना काफी डिपेंड करता है। अगर आप कॉर्पोरेट में है ना, तो आपका जॉब रोल जो है वो इस तरह से डिजाइंड है कि आपको फिक्स टाइमिंग पे जाना है, फिक्स टाइमिंग पे काम करना है।
बट कुछ जॉब रोल्स ऐसे हैं, जैसे आपने लिबरल आर्ट्स वाली बात पहले हमने कही, या पहले जो अलग अलग जो पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड जो काम होते हैं, तो उसका काम जो है ना, वो उसमें डिसिप्लिन होने से ना काफी गड़बड़ हो जाए कि आप एक फिक्स टाइम पे नहीं सो सकते, क्योंकि उसमें एक जो आइडिया आता है, कभी भी आप जैसे कि वो हमने यूरेका वाली कहानी सुनी थी ना, कि वो आर्किमिडीज सोया बाथरूम में था, उसको आइडिया आ गया अचानक से। अगर आप सोचो कि वो डिसिप्लिन होता कि नहीं भाई मुझे 10 बजे सो जाना है, या एक आइडिया मुझे एक 8 से 10 के बीच में काम करना है, उसी बीच में बुक्स पढ़ने हैं, आइडियाज आने तो उसी टाइम में आने, तो कई बार वो आइडियाज ना मिस कर जाते हैं। खासकर इसलिए जब भी जेएनयू जैसे कैंपस में जब कहा जाता है कि इतने टाइम में आपको हॉस्टल के अंदर चले जाना है, तो उनका जो मेन लॉजिक होता है कि नहीं, हमारा जो काम है वो वर्ल्ड को रिव्यू करने का है, सोसाइटी को रिव्यू करने का है, उसको हम देखते हैं। तो वो आइडियाज कभी फिक्स टाइम पे नहीं आते हैं, वो हमेशा राउंड द क्लॉक आपके सराउंडिंग्स में, आपके इन्वायरमेंट में चलते रहते हैं। तो कभी बात करते करते, कभी देखते सुनते, अचानक से वो आइडियाज बम्प करते हैं। तो अगर आप उसमें आप एक टाइम क्लॉक सेट कर दोगे, एक बाउंडिंग कर दोगे, तो कई बार वो आइडियाज गायब हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से सेक्टर टू सेक्टर वो डिसिप्लिन वाला ना फैक्टर डिफर करेगा। ठीक है, let's hear from other people. Aman, Suraj, you want to speak on discipline thing? Actually, I'm enjoying listening to people on the discipline thing because दोनों ही तरीके की चीजें होती हैं, तो मैं एक बार थोड़ा रुक के फिर थोड़ा किसी को Okay, I'm just enjoying the discussion right now. You know, Mr. ideating. Karthik, are you here? What do you think about discipline? Yes, hi. Mr. Karthik, बताइए, डिसिप्लिन होना चाहिए कि आइडिया आने के लिए इनडिसिप्लिन रहना होगा आपको? मतलब अमन ने ये बोला, ऑब्वियसली ये एक पॉइंट हो सकता है, बट डज दिस जस्टिफाई इनडिसिप्लिन? But you know, it totally depends on your definition of discipline. I mean, I won't say कि सुबह 6-7 बजे उठना ही it's a discipline. But Correct, you know, whenever I'm being efficient in my routine, with whatever routine I have, मैं 10 बजे उठता हूँ, but then at the end of the day I'm being fruitful. So I think that's a good definition of a good discipline, I would say. So I think if again, so if with that respect, if you're disciplined, you have but just not sticking around, or maybe just out of your, I would say, efficiency doesn't make sense. ठीक है, मैं थोड़ा और ज्यादा बोलता हूँ डिसिप्लिन के बारे में. Like let me. Vishali, I want to add a point. बताइए. डिसिप्लिन के लिए मेरा जो नजरिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. मेरी जो स्कूलिंग है वो सैनिक स्कूल से हुई है. अतुल सर कहीं ना कहीं उस चीज से रिलेट कर पाएंगे. तो डिसिप्लिन का जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर मैंने जो लाइफ में देखा है ना, मैं बहुत इंटेलिजेंट लोगों के बीच रहा हूँ, क्योंकि सैनिक स्कूल इन हरियाणा जो हमारे टाइम पे था वो एक ही था पूरे स्टेट में. और जितने भी स्टूडेंट्स होते थे ना क्लास में, वो अपने जो भी पीछे वाले स्कूल से, क्योंकि वो 6th स्टैंडर्ड से स्टार्ट होता था, तो जहाँ से भी आते थे वो सब टॉपर्स होते थे अपने अपने स्कूल्स के. तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन फैक्टर फिर वहां पे काम करता था आगे बढ़ने के लिए. जो वहां पे फिर आपका जो कंपटीशन होता था ना, इट्स नॉट ओनली अबाउट इंटेलिजेंसी, क्योंकि इंटेलिजेंट तो सब है, लेकिन जो सब मोस्ट डिसिप्लिन किड इन द क्लास था ना, वो हमेशा फिर उसने आगे अच्छा किया है. और मेरा अभी भी लाइफ में इस तरह का ही एक्सपीरियंस है कि आप कुछ चीज शुरू करें, परसिवरेंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, और उसको कंप्लीट करें विद डिसिप्लिन, तो वो दैट्स गोइंग टू मेक मोर इम्पैक्ट रादर देन ठीक है आपने थोड़ा बहुत कर लिया, थोड़ा बहुत इधर देख लिया, थोड़ा बहुत उधर देख लिया, और 10 चीजों पे आप काम कर रहे हैं. चलो ठीक है, गूगल का भी मशीन लर्निंग का कोर्स आ गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट आ गया है, माइक्रोसॉफ्ट भी दे रहा है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी कोर्स ओपन कर दिए हैं, इधर स्प्रिंगर ने भी अपनी सारी बुक्स ओपन कर दी हैं. मैं कहाँ से पढूं, क्या करूं? फोकस इन लाइफ आपको बहुत जरूरी है. बहुत शार्प फोकस वाले लोग और डिसिप्लिन वाले लोग मैंने ज्यादा सक्सेसफुल होते हुए देखे हैं rather than intelligent people. Sure. Yeah. So I think what you said and what Aman said, let me try to connect the dots. So discipline is obviously not just time. I think when I said discipline is also your commitment, delivering your commitment. ठीक है, कि आपने बोला आप 10 बजे आ जाएंगे या 12 बजे आ जाएंगे, या आप इस इंसान को इस दिन पैसे दे देंगे, और आप नहीं दे पाए. ठीक है, और फिर आप उस इंसान से, मतलब वो आपको चेस कर रहा है कि प्लीज दे दो दे दो दे दो दे दो. तो ये होता है बहुत सारा बिजनेस में यूजुअली, तो पैसा लटकता रहता है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं उन्हें भी इनडिसिप्लिन मानता हूँ कि
कि आपने बोला कि 10 तारीख को आप दे दोगे, आपने नहीं दिया, और आपने ये भी बॉदर नहीं किया कि एक सॉरी बोल दे कि नहीं भाई नहीं हो पाया, 4 दिन और दे दो, सप्ताह भर और दे दो, तो वो भी डिसिप्लिन में आएगा। ठीक है, असाइनमेंट मिला आपको, assignment you have to give on time, or things like that, and then you are like taking it casually, saying that okay क्या है, ये है, वो है, पास तो हो ही जाएंगे। तो वहाँ पे तो discipline consists of lot of things, right? It's pretty much an attitude, and right now like mind से है सब कुछ, और it's a majority of the times, not the minority of the time। कभी कभार कुछ हो गया है ना weekdays में, 5 दिन अच्छे से है, 2 दिन रिलैक्स कर लिए ये वो, तो that is still okay। Maybe we can hear we have somebody redefine classes. Are you here listening? Maybe Aman, are you here? Yes sir. अच्छा, एक और 2 अमन हो गए। अच्छा अमन, ठीक है, चलो अमन बताओ थोड़ा सा कि तुमने सिर्फ सोना जगना को डिसिप्लिन माना, या ये सब कमिटमेंट को भी डिसिप्लिन माना? एंड अदर्स कैन कमेंट में भी। ये समझ, हाँ बोलो। हेलो, सॉरी अनम्यूट नहीं, हाँ अभी हो, ठीक है। ओके हुआ। हाँ तो वो डेफिनेशन बिल्कुल सही है। मैंने जो बोला वो बेसिकली आइडियाज के पर्सपेक्टिव से बोल दिया था कि आइडियाज जो है ना वो एक फिक्स टाइम पे नहीं आते हैं, तो वो मैंने वो सारा लिबरल आर्ट्स वाले जो कोर्सेज को उसको देख करके बोला। और ये जो बात है बिल्कुल अपने कमिटमेंट्स को फॉलो करना, ये भी एक काइंड ऑफ डिसिप्लिन है। और मुझे लगता है कि हमारे जो जनरेशन है ना वो एक्चुअली इतने सारे ऑप्शन देख करके इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गया है कि उसको समझ ही नहीं आता कि क्या करना। ये ऑप्शन, ये बात बिल्कुल सही है कि अभी लॉकडाउन के समय में मैं खुद परेशान हूँ कि मतलब हर अगले दिन कोई ना कोई एक नया सर्टिफिकेशन कोर्स आ रहा है और सब लोग उसको कर रहे हैं और लिंक्डइन पे डाल रहे हैं कि मैंने कर दिया। हाँ लिंक्डइन पे डेवलप कर रहे हैं। हाँ, और पूरा एकदम, और उसको देख करके ऐसा पीयर प्रेशर हो रहा है कि मैंने एक साथ में 3-4 खोल के रख दिए, क्योंकि सब कोई भी कॉल करता है, कहता है मैं ये कर रहा हूँ, चलो ये भी देख लेता हूँ, ये भी देख लेता हूँ। और एक्चुअली ये सही है कि 4-5 आधे आधे में रखे हुए हैं सारे, तो कोई भी कंप्लीट नहीं हो पाया। तो ये सच में ये पीयर प्रेशर के कारण इनडिसिप्लिन का ही एक ये है। I don't know your name. Maybe you can introduce yourself. My name is Deepanshu, and I'm a digital marketer trainer. I have my own institute in Rohini, in Delhi, and I'm a BCom Institute of Digital Marketing kind of. Yeah. Okay. Rohini. I'm a teacher over here. Yes. और जो तो what do you think? डिसिप्लिन पे बात हो रहा था हमारा, स्टूडेंट का डिसिप्लिन। जैसे कि आपने एक बात कही कि जो डिसिप्लिन है कि आप अपने कमिटमेंट को भी पूरा रखना भी एक तरीके से डिसिप्लिन है। मैं आपका ये बात बहुत बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हाँ ये चीज है, और अपने कमिटमेंट पे रहो। और दूसरा कि अपने आप से भी अगर कोई कमिटमेंट करते कि यार मुझे ये चीज करना है तो कर देना चाहिए, ये नहीं कि मुझे बाद में करना चाहिए। ये अपने आप में एक डिसिप्लिन है कि यार मैंने ये अपने आप में सोचा ये काम मुझे 12 बजे तक करना है, और जब 12 बजे तक देखा मैंने हाफ ही क्या, चलो मैं रात को कर लेता हूँ। तो ये भी अपने आप को डिस्टर्ब करना होता है, और ये अपने जो डिसिप्लिन जो हम खुद बनाते हैं उसी को तोड़ना होता है। तो मेरे हिसाब से जो अपने खुद से कमिटमेंट करो उसको भी पूरा करना अपने आप में एक डिसिप्लिन है सर। Yes, Aman. Aman, बोलो, then Atul sir can speak. Yes, Aman. Aman Raj, not the Aman Raj. Yeah. I think I'm only appreciating. Nothing. I'm only appreciating that before me saying that. Okay. Yes, Atul sir, आप बताइए। तो मेरा थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन व्यू है। नीरज सब लोगों ने बोला कि डिसिप्लिन तो ऑब्वियसली मेक सेंस, बट कभी कभी लाइफ में या डिसिप्लिन और फोकस इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन फोकस भी बहुत टाइप के फोकस होते हैं। अभी आप कोई एक काम कर रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, तो आपके पास कार चलाने के अलावा, ड्राइविंग के अलावा और कोई दूसरा चीज नहीं होना, दैट इज इम्पोर्टेंट, फोकस इम्पोर्टेंट है। बट करियर को जहाँ तक बात चले स्टूडेंट का, तो कभी कभी फोकस नहीं होना भी फायदे का होता है। यानी कि मैं अपने से रिलेट कर रहा हूँ, लेकिन बाकी बहुत लोगों को सिमिलर एक्सपीरियंस होगा। बहुत सारे जो दुनिया में बड़े बड़े लोग हुए हैं, एलन मस्क एक अच्छा एग्जांपल आज के जमाने में, तो उनके लाइफ में फोकस नहीं था। वो जिस एक चीज को करते थे उस समय उसी पे फोकस है, उसको अच्छे से कर दिया, फिर दूसरी चीज पे चले गए, फिर दूसरी चीज को उन्होंने कर दिया, फिर एक बार वो ऑटो पायलट में या एक बार एक लेवल पे आ गया तो चलने लगा, तीसरी चीज में चले गए। तो उसका फायदा क्या होता है
कि आपका एक्सपीरियंसेस जो होता है काफी ब्रॉड और डाइवर्स होता है। और आजकल डाइवर्सिटी की बात करें तो डाइवर्सिटी नॉट इन टर्म्स ऑफ कि क्लास में डाइवर्स लोग हो, डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंस यू आल्सो नीडेड, कि आपने बहुत बुरे दिन देखे हैं कि नहीं, वेरी वेरी बैड डेज, कि आपको पता नहीं कि कल आपको खाना मिलेगा कि नहीं, या कल आप होमलेस रहोगे या आप घर किसी बंगलों में रहोगे। तो डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस आर आल्सो इम्पोर्टेंट इन माय व्यू। फेलियर बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है, सक्सेस भी एक एक्सपीरियंस है, लेकिन सक्सेस के एक्सपीरियंस तो बहुत लोग सक्सेस के एक्सपीरियंस को हैंडल नहीं कर पाते हैं। एंड उसके बाद आपने बहुत सारे बड़े बड़े लोगों का नाम सुना होगा कि बहुत सक्सेसफुल हो गए और पैसे वाले थे, फेमस थे, बट बाद में उन्होंने कुछ उसका अनड्यू फायदा उठाया और फिर वो बदनाम हो गए, जेल चले गए या फंस गए। तो मेरे ख्याल से डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, डाइवर्सिटी ऑफ पीपल, लाइफ एक्सपीरियंसेस बने से, और डाइवर्सिटी ऑफ योर एकेडमिक बैकग्राउंड ऑल्सो। जस्ट ट्रेडिशनल जो था कि 10th 12th के, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग मेडिकल के, फिर वो नहीं कर जो अब एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ा एग्जांपल, रघुराम राजन तो बहुत स्मार्ट आदमी है, IIM अहमदाबाद, IIT से पढ़े, IIM अहमदाबाद से पढ़े, फिर MIT से PhD की, फिर उसके बाद ये की, फिर उसके बाद ही वाज टू स्मार्ट, लेकिन उनको भी एक्सपीरियंस चाहिए थे, तो उन्होंने फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भी गवर्नर बन गए, फिर वहां भी उनका मान लीजिए पटा नहीं जो भी कारण से, फिर वापस क्या कर रहे हैं वो, अभी वापस से शिकागो में अपना प्रोफेसर बन गए। तो जितना डाइवर्स एक्सपीरियंसेस रहेगा ना, तो लाइफ थोड़ा रिच लाइफ रहेगा। द एंड ऑफ इट, पर्पस ऑफ लाइफ ज्यादातर लोग क्या है कि हम लोग लाइफ में थोड़ा एंजॉय करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं। तो जितना रिच एक्सपीरियंस रहेगा, डाइवर्स एक्सपीरियंस रहेगा, वो आपके लिए पर्सनली एज करियर वाइज भी अच्छा रहेगा और हैप्पीनेस वाइज भी मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। ठीक है, इसको डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं कल। आई थिंक दिस विल गो फ्यू सेशंस। बहुत बड़ा टॉपिक है एजुकेशन अपने में। ठीक है, सो वी सी यू टुमारो 10 PM। ठीक है, सेम लिंक विल वर्क। ठीक है, एंड आई हैव आल्सो शेयर्ड वो लिंक्डइन और टेलीग्राम का लिंक। गुड नाइट एवरीवन।